नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, यूपी टेट की तैयारी में आप सभी का स्वागत है। पेपर 2 एसएसटी के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी की एक ऐसी अंतिम रिवीजन वीडियो आपको कराऊंगा जहां से पेपर के दिन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में छपे मिल जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसी वीडियो जिसमें ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस ख़त्म किया गया हो, वो भी टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक आपका सौर मंडल रहेगा, इसको पहले ख़त्म करूँगा। इसके बाद जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन सभी को एक एक करके ख़त्म करने वाला हूं। यह वीडियो पेपर के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि पेपर से पहले एक अंतिम रिवीजन इन वन लाइनर के नोट्स के माध्यम से आपको कराने वाला हूं, ताकि हर चीज़ आपकी क्लियर हो जाए, कोई भी जानकारी छूटे ना। इस उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए तैयार किया है और आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देख लेना है। और आपको बता दूं, एसएसटी आपका 60 नंबर का होता है, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को ज्योग्राफी अर्थात भूगोल से देखने को आपको मिल जाएंगे। तो 15 नंबर आपके यह वीडियो अकेली आपके पक्का करा देगी। पहला टॉपिक आपका है हमारा सौर मंडल, अवर सोलर सिस्टम। खगोलीय पिंड को सबसे पहले समझ लेते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और विशाल आकाश में चमकने वाले सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, अनगिनत टिमटिमाते तारे और अन्य सभी प्राकृतिक वस्तुएं जो रात या दिन में दिखाई देती हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है तारे, स्टार्स। वे विशाल और शक्तिशाली खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी स्वयं की अत्यधिक ऊष्मा, हीट और तीव्र प्रकाश लाइट होता है, जो लगातार गैसों के संलयन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तारे कहलाते हैं। तारों के बारे में इम्पोर्टेंट बात क्या सामने निकल कर आती है कि तारों के पास स्वयं की ऊष्मा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है। ऐसे पिंडों को तारा कहा जाता है। जैसे तारा अगर मैं बात करूं, सूर्य क्या है? सूर्य भी एक आपका तारा है। सूर्य के पास खुद का प्रकाश, ऊष्मा, सब कुछ है। सूर्य भी हमारे ब्रह्मांड का एक मध्यम आकार का अत्यंत महत्वपूर्ण तारा है, जो हमारी पृथ्वी के सबसे निकट स्थित होने के कारण हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है और संपूर्ण सौर मंडल के बिल्कुल केंद्र में स्थित है। तो सौर मंडल के केंद्र में कौन है? तो सौर मंडल के केंद्र में सूर्य आपका स्थित है। गैस संगठन, सूर्य का गैसीय संगठन। सूर्य की संरचना मुख्य रूप से अत्यंत गर्म और धधकती गैसों के मिश्रण से हुई है, जिसमें लगभग 71% आपका हाइड्रोजन है, 26.5% हीलियम गैस का संगठन पाया जाता है। मुख्य रूप से सूर्य किससे बना हुआ है? तो सूर्य आपका हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों के संगठन से निर्मित है। अत्यंत गर्म और धधकती गैसों का आपका मिश्रण हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है सौर मंडल का जनक सूर्य, जो हमारे सौर मंडल का जनक है, जन्मदाता है, रक्षक माना जाता है, क्योंकि यह सौर मंडल के सभी ग्रहों को अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बांधे रखता है तथा ऊर्जा और प्रकाश का एकमात्र मुख्य स्रोत है। रात्रि के समय खुले आकाश में ध्यान से देखने पर तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध और विशिष्ट आकृतियों, पैटर्नों या आकृतियों को खगोल विज्ञान में नक्षत्र मंडल कहते हैं। कौन कौन से नक्षत्र मंडल हैं उनको यहाँ पर आप लोग जान लो। सबसे पहला आपका सप्तऋषि मंडल, जिसको इंग्लिश में अर्जा मेजर के नाम से जानते हैं। 7 चमकते तारों का एक प्रसिद्ध समूह, जिसे भारतीय संस्कृति में सप्तऋषि मंडल कहते हैं और पाश्चात्य विज्ञान में बिग बियर या ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। उत्तरी आकाश में आसानी से पहचाना जा सकता है। ध्रुव तारा, नॉर्थ स्टार, आकाश में हमेशा उत्तर की दिशा को दर्शाने वाले एक स्थायी और अत्यधिक चमकदार तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है, जो पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर रहता है। इंपॉर्टेंट बन सकेगा यहाँ से क्वेश्चन, कथन और कारण वाला, क्योंकि जो ध्रुव तारा होता है ये कैसा होता है? घूर्णन अक्ष की सीध में होने के कारण हमेशा एक ही जगह पर स्थिर रहता है। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है दिशा का ज्ञान से संबंधित। प्राचीन काल में जब आधुनिक दिशा सूचक यंत्र उपलब्ध नहीं थे, तब लोग रात्रि के समय खुले आसमान में ध्रुव तारे की निश्चित स्थिति की सहायता से ही उत्तर दिशा का सटीक निर्धारण करते थे। ग्रह क्या है? प्लैनेट्स क्या हैं? वे खगोलीय पिंड जिनके पास अपना स्वयं का कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? ग्रह, प्लैनेट्स बोलते हैं, जो आकार में बड़े होते हैं और अपने निकटतम तारों के प्रकाश से चमकते हैं, उनके चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं।
देखो ग्रह के बारे में आपने यहाँ पर 2 से 3 बातें जान ली। पहली बात कि इनके पास कोई ऊर्जा प्रकाश नहीं होता है ना, और आकार में बड़े होते हैं और ये तारों की सहायता से चमकते हैं। जैसे मैं बात करूं ग्रह की, ग्रह पृथ्वी क्या है जिस पर हम लोग रहते हैं, पृथ्वी आपका हो जाएगा ग्रह, और तारा क्या है, तारा आपका हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के पास अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होती है, और पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है, ग्रह तारों का चक्कर लगाती है ना। ग्रह किसका चक्कर लगाती है, तारों का चक्कर लगाती है। प्लेनेटाई अंग्रेजी भाषा का शब्द है जो मूलतः ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, वास्तविक अर्थ परिभ्रामक होता है, यानी चारों ओर हमेशा घूमने वाला या भ्रमणकारी इसको बोल सकते हैं। ठीक, परिभ्रामक अर्थ होता है प्लेनेटाई का, जो हमेशा चारों तरफ घूमने वाला होता है। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका दिया गया है, सोलर सिस्टम किसे बोलेंगे। हमारे इस ब्रह्मांड में सूर्य, 8 मुख्य ग्रह, उनके अनेक प्राकृतिक उपग्रह, कुछ अन्य छोटे खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर एक विशाल सौर मंडल सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। ग्रहों की संख्या हमारे सौर मंडल में खगोलीय वैज्ञानिकों द्वारा वर्तमान समय में वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रामाणिकता के आधार पर कुल कितने ग्रह स्वीकार किए गए हैं, कुल 8 ग्रह आपके स्वीकार किए गए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपका बन सकेगा, क्योंकि क्रम यहाँ पर दिया गया है। दूरी के अनुसार क्रम, सूर्य से बढ़ती दूरी के निश्चित क्रम अनुसार हमारे सौर मंडल के ग्रहों का सही क्रम, सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, यूरेनस जिसको बोलते हैं, अंत में वरुण, नेपच्यून जिसको बोलते हैं। ये क्रम हमेशा याद रख लेना, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पृथ्वी तीसरे नंबर पे आपकी आकार में है, आकार में तो पृथ्वी 5वां है और दूरी में तीसरा है। दूरी में पृथ्वी किस नंबर पे आती है, दूरी में यह तीसरे नंबर पे आती है, और आकार में पृथ्वी आपकी 5वीं बड़े ग्रह में शामिल है। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं आंतरिक ग्रह की। आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को सौर मंडल के आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के अत्यधिक निकट होते हैं, मुख्य रूप से कठोर चट्टानों और भारी धातुओं से बने होते हैं। इनको चट्टानी ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हीं को चट्टानी ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, आंतरिक ग्रहों को, जो कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ये आपके शामिल हो जाएंगे। ठीक, आंतरिक ग्रह में। अब बात अगर मैं यहाँ पर करूँ बाह्य ग्रह की, आउटर प्लेनेट की, जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह या जोबियन ग्रह कहा जाता है। ठीक, ये सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है तथा मुख्य रूप से विभिन्न गैसों और तरल पदार्थों के बने विशालकाय ग्रह हैं, इसीलिए इनको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह किनको बोलते हैं? और ये तरल पदार्थ से बने होते हैं बाह्य ग्रह, ये आकार में भी बड़े होते हैं। ठीक, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, विशालकाय बड़े होते हैं आपके बाह्य ग्रह। दोनों ग्रहों के प्रकार आपके कंफर्म कर दिए, आंतरिक और बाह्य, जो कि अक्सर क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है आपका मरकरी, बुध से संबंधित। ये हमारे संपूर्ण सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होने के साथ सूर्य के सबसे निकट है, जिसके कारण इसका दिन का तापमान अत्यधिक गर्म और रातें अत्यधिक बर्फीली होती है, और 88 दिन में ये सूर्य का पूरा चक्कर लगा लेता है। सबसे नज़दीक कौन सा है सूर्य के? तो बुध आपका सबसे नज़दीक हो जाएगा, 88 दिनों के बराबर का होता है ना, ये हमने बता दिया, जो कि कम बिल्कुल टाइम लेता है, क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक यही आपका बुध होता है। अब यहाँ पर बात करें शुक्र की। शुक्र इंपॉर्टेंट है, यह सौर मंडल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, जिसे अपने आकार, द्रव्यमान, बनावट में पृथ्वी से अत्यधिक समानता होने के कारण अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन है ना, अर्थ ट्विन के नाम से पुकारा जाता है। सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, यहाँ पर लिखा है सबसे चमकीला ग्रह है ना, क्षुद्र शुक्र ग्रह के घने सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों के कारण सौर मंडल का सबसे गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे सुबह के समय भोर का तारा, शाम को सांझ का तारा कहते हैं। ठीक है ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला ग्रह, ये किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ठीक, एक एक पॉइंट मैं क्लियर कराऊंगा, गहराई से ये वीडियो चल रही है। ठीक है ना, गहराई से प्रत्येक पॉइंट उठाए गए हैं। पृथ्वी की बात करते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हमारी पृथ्वी कितने नंबर पे आती है? तीसरे नंबर पे आती है। आकार में कौन से नंबर पे आती है? आकार में 5वीं बड़ी हो जाएगी, और एकमात्र जीवन युक्त ठोस ग्रह, इस पर हम लोग रहते हैं। ठीक, भू आब क्या है दोस्त? जियोइड किसे बोलेंगे?
पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, बल्कि यह अपने दोनों ध्रुवों उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है और भूमध्य रेखा के पास बीच में उभरी है। इसीलिए इसके इस विशिष्ट और अनोखे आकार को वैज्ञानिक भाषा में भू-आभ ज्योइड कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बन सकेंगे क्वेश्चन, क्योंकि यकीन मानो जिस दिन पेपर होगा, एग्जाम देकर आप लोग निकलोगे तो आप लोग हमारे ही ये क्वेश्चन आपको याद आएंगे उस वक्त। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 23। और जितने भी मित्रों को ये वन लाइनर की पीडीएफ चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, 1000+ क्वेश्चन कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के आपको कराए भी हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। एक नंबर मैं लिख दूं 9696400597। इस नंबर से आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज या डायरेक्ट कॉल करके इन वन लाइनर को प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, यूपी टेट के पेपर में ज़्यादा टाइम तो आपके पास नहीं है, कम टाइम है, और अधिक से अधिक रिवीजन कराने की जिम्मेदारी तो हमने उठा ली है। और आप लोग अपने हिसाब से भी पढ़ लेना इसको, अपनी मेहनत भी इसमें झोंक देना, तो बहुत शानदार नंबर आपके, पासिंग नंबर की तो बात छोड़ो, है ना, 100+ नंबर आ जाएंगे। नोट्स मैं आपको दे दूंगा, प्लस जो क्लासेस आपको कराऊंगा, जितने भी वन लाइनर की वीडियोस होंगी 1000 क्वेश्चन की, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्लस आपको PYQ पूछे गए सभी वर्ष के मिल जाएंगे, प्लस आपको क्लासेस की PDF मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कंप्लीट आपको दे दूंगा, कुछ भी आपको नहीं करना पड़ेगा। और मात्र 299 मैंने इनका प्राइस रखा है। तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके इनको अभी प्राप्त कर लो। वीडियो खत्म होने के बाद इस PDF को पुनः पढ़ लेना, पेपर से पहले 2-3 दिन पहले पढ़ लेना, पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस आप लोग निचोड़ के रख दोगे बिल्कुल कम टाइम में। ठीक, समझ गए आप लोग। बात करते हैं, नीला ग्रह बोलते पृथ्वी को। जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो यह सुंदर नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसकी सतह 2/3 भाग 71% विशाल महासागरों और जल से पूरी तरह ढकी हुई है पृथ्वी। और जीवन की अनुकूल परिस्थितियां पृथ्वी में ही पाई जाती हैं। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जहां जीवन के फलने फूलने के अनुकूल परिस्थितियों, जैसे कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन युक्त हवा, पीने के लिए पानी, रहने के लिए अनुकूल तापमान उपलब्ध है। तो हम लोग पृथ्वी में ही रहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बात क्लियर करेंगे मंगल की। तो इस ग्रह की सतह की मिट्टी और चट्टानों में आयरन ऑक्साइड, लोहे के अंश की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण रंग लाल दिखाई देता है। इसी वजह से इसे लाल ग्रह कहते हैं। तो लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। मंगल के उपग्रह की अगर बात की जाए, पृथ्वी के विपरीत मंगल ग्रह के पास एक नहीं बल्कि 2 बहुत छोटे और अनियमित आकार के प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं, जिनका खगोल विज्ञान में नाम फोबोस और डीमोस रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपकी किताब में दिया गया है। 2 उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह कौन कौन से हैं? आपका फोबोस हो जाएगा और आपका डीमोस हो जाएगा। ठीक, अगला देखो, यहाँ पर बृहस्पति की बात की गई है। जुपिटर, ये हमारे संपूर्ण सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके पास बहुत ही शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र मौजूद है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र किस ग्रह के पास सर्वाधिक है? तो बृहस्पति, क्योंकि आकार में भी बड़ा है और ये भारी ग्रह है, और ये आपका, ठीक है ना, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अब बात यहाँ पर करें शनि की, सटर्न की। ये हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा और आकर्षक ग्रह है, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके चारों ओर पाए जाने वाले अत्यंत स्पष्ट, सुंदर और चमकदार छल्ले, रिंग्स, जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हैं। तो छल्ले किस में पाए जाते हैं बताओ? छल्ले तो भाई शनि में सर्वाधिक पाए जाते हैं, जो बर्फ और चट्टान के टुकड़ों से बने हुए हैं। अब यहाँ पर बात करूं टाइटन की। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह होने के साथ साथ हमारे संपूर्ण सौर मंडल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपग्रह है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का एक घना और सक्रिय वायुमंडल मौजूद है। शनि के पास में, शनि के पास इसका सक्रिय वायुमंडल भी है ना, एकदम मस्त। और टाइटन इसका सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है ही। तो बन सकता है कि भाई टाइटन क्या है? तो टाइटन उपग्रह है शनि का। अब बात करते हैं अरुण की। यूरेनस, ये सौर मंडल का 7वां ग्रह, अपने अक्ष पर अत्यधिक कोण तक झुका हुआ, जिसके कारण यह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते समय लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है। इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को बोलते हैं, क्योंकि यह लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत अधिक झुका है। वरुण, नेपच्यून, यह सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित हमारे सौर मंडल का 8वां ग्रह, जो अत्यधिक ठंडा है। मीथेन गैस की प्रचुरता के कारण हल्का नीला हरा गैसीय विशालकाय ग्रह दिखाई देता है। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मीथेन गैस पाई जाती है आपके वरुण में। अब बात करते हैं अन्य अतिरिक्त पॉइंट की। दीर्घवृत्ताकार मार्ग क्या है? सौर मंडल के सभी 8 प्रमाणिक ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते समय पूर्ण रूप से गोल मार्ग पर नहीं घूमते, बल्कि एक वे निश्चित अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं। कक्षा क्या है? ऑर्बिट क्या है? सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों जिस निश्चित स्थायी और काल्पनिक दीर्घवृत्ताकार परिक्रमण मार्ग पर बिना किसी ग्रह से टकराए चक्कर लगाते हैं, उसे खगोल विज्ञान में कक्षा, ऑर्बिट कहते हैं। और प्लूटो क्या था? वो कक्षा को काटता था, इसलिए उसको अलग कर दिया गया था। पॉइंट समझो, उपग्रह की बात की गई है। वे छोटे अथवा मध्यम आकार के खगोलीय पिंड जो सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ अपने मुख्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला उपग्रह है। चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसके पास अपनी कोई ऊष्मा या प्रकाश नहीं है। अब आप लोग जानते हो कि चंद्रमा के पास कोई ऊष्मा, कोई प्रकाश नहीं है। ये कैसे चमकती है? सूर्य से ही मित्र चमकती है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्या है? उपग्रह, ठीक, प्राकृतिक उपग्रह। और इसके पास कोई ऊष्मा प्रकाश नहीं है, बल्कि सूर्य के प्रकाश से को परावर्तित करके रात के समय पृथ्वी को आलोकित करती है, ठीक। अगला पॉइंट देखो यहाँ पर, चंद्रमा की दूरी। हमारा एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी से अधिक दूर नहीं है। इसकी पृथ्वी के केंद्र से वास्तविक दूरी, औसत दूरी लगभग कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। 3,84,400 किलोमीटर चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी। परिक्रमण और घूर्णन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा की बात की जा रही है यहाँ पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन और 7 घंटे का टाइम लेता है ना। सबसे मजेदार बात यह है कि ये अपने अक्ष पर भी एक पूरा घूर्णन करने में ठीक इतना ही समय लेता है। कितना? 27 दिन का टाइम ये सूर्य, है ना, तो पृथ्वी का चक्कर लगाने में भी लेता है और अपना अक्ष पर भी 27 दिन का ही टाइम लेता है। और सबसे मजेदार बात यहाँ पर यह भी लिखी गई है कि एक ही भाग का दिखना, एक ही भाग दिखता है। क्यों? क्योंकि अपने घूर्णन और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में एक टाइम लगता है, इसलिए हमेशा एक ही भाग इसका दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सीटेट की पेपर में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। यहाँ पर अगला पॉइंट है आपका नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को मानव इतिहास में पहली बार चंद्रमा की अनजानी सतह पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाले विश्व के सबसे पहले साहसी अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, जो अपोलो 11 मिशन से गए थे, है ना। अपोलो 11 मिशन से कौन गया था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 को, है ना, चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था इस व्यक्ति ने, ठीक। ये पॉइंट क्लियर। पूर्णिमा, फुल मून की बात करूं, महीने में केवल एक बार बनने वाली वह खगोलीय स्थिति जब पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित और गोल भाग पूरी तरह से दिखाई देता है, तो उस अत्यधिक चमकदार रात को पूर्णिमा, फुल मून कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, ठीक। और अमावस्या किसे बोलते हैं? न्यू मून, नए चंद्रमा की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा के ठीक 15 दिन बाद आने वाले खगोलीय स्थिति जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने नहीं होता है, वह बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, तो उस घने अंधेरे वाली रात को, अंधेरी रात को क्या बोलते हैं? अमावस्या बोलते हैं। और उजेली रात को क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक। तो पूरा चांद को पूर्णिमा बोलते हैं और अंधेरी रात को अमावस्या बोलते हैं। ये बात दोनों आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर कहता है क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच के विशाल अंतराल में पाए जाने वाले छोटे छोटे चट्टानी और धातु के पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और किसी बड़े ग्रह के टूटने से बने हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता। बेस्ट। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया है क्षुद्र ग्रह के बारे में। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच में आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो छोटे छोटे चट्टानी और धातु के पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और किसी बड़े ग्रह के टूटने से इनका निर्माण होता है। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह से पेपर बनने की उम्मीद है क्योंकि आपके सिलेबस में ये सब कुछ दिया गया है। अब बात करते हैं उल्का पिंड की।
उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाले पत्थरों, धूल के कणों और धातुओं के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, जो कभी कभी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वायुमंडल के बेहद करीब आ जाते हैं और मध्य मंडल में आकर के उल्कापिंड जल जाता है। तो मध्य मंडल में उल्कापिंड आने पर आपके जल जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट यहां पर कहता है टूटता तारा। जब कोई उल्कापिंड तीव्र गति से पृथ्वी के घने वायुमंडल में प्रवेश करता है, हवा के साथ होने वाले अत्यधिक घर्षण के कारण वह जल जाता है और आकाश में एक चमकदार रेखा बनाता है, जिसे आम बोलचाल भाषा में लोग कहते हैं टूटता तारा। आपने अक्सर आसमान में देखा होगा कि तारा बहुत तेजी से भाग रहा है, तो वो दरअसल तारा टूट जाता है, घर्षण के कारण वह टूट जाता है, हवा के साथ घर्षण के कारण। अगला पॉइंट यहां पर है आपका आकाशगंगा, मिल्की वे। ब्रह्मांड में करोड़ों अरबों तारों, विशाल धूल के बादलों, विभिन्न गैसों की एक अत्यंत विशाल प्रणाली या चमकदार धुंधली पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। हमारा सौर मंडल मंदाकिनी या दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा का एक छोटा सा भाग है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ब्रह्मांड, यूनिवर्स। लाखों करोड़ों विशाल आकाशगंगाएं जब आपस में मिलती हैं तो वे इस असीम और अनंत ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, जिसकी वास्तविक सीमाओं और आकार का सटीक अनुमान लगाना आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए अभी तक असंभव है। और लोग या जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और ये फैलता हुआ जा रहा है। ठीक, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है प्रकाश की गति के बारे में। भौतिक विज्ञान के अनुसार अंतरिक्ष या निर्वात में प्रकाश की गति अत्यंत तीव्र होती है, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के बराबर मापी गई है। कहने का मतलब है 1 सेकेंड में प्रकाश की गति कितनी है? 1 सेकेंड में ये 3 लाख जाती है। ठीक है ना, जैसे आपकी गाड़ी 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है, उसी प्रकार 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है आपकी प्रकाश की गति। इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। सूर्य के प्रकाश का समय देखो, सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को अंतरिक्ष की विशाल दूरी तय करके हमारी पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? इसको लगता है 8 मिनट 19 या 20 सेकेंड का लगता है, यानी कुल मिलाकर लगभग 500 सेकेंड का टाइम लगता है। ये इंपॉर्टेंट है। प्लूटो क्या था दोस्त? प्लूटो को पहले हमारे सौर मंडल का 9वां प्रमाणिक ग्रह माना जाता था, लेकिन अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने प्राग सम्मेलन में इसकी कक्षा के अनियमित होने के कारण बौने ग्रह की श्रेणी में इसे डाल दिया। ठीक, तो यहां से भी बन सकेगा क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। मानव निर्मित उपग्रह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जिन्हें कृत्रिम बोलते हैं। जैसे भारत का इनसैट है, IRS है, एडुसैट जो कि शिक्षा के लिए था, ये आपका एडुसैट, जिन्हें रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं, जो दूर संचार और मौसम की सटीक जानकारी देते हैं। मैंने एक चैप्टर सिलेबस का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे ग्लोब अक्षांश देशांतर, ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना, अब इसकी बात करेंगे। ये दूसरा टॉपिक है आपके ज्योग्राफी के सिलेबस का। मैंने आपको वन लाइनर के फॉर्मेट में सौर मंडल टॉपिक पूरा करा दिया। जितने भी मित्र पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो उनके पास ये नोट्स भी होने चाहिए। इन नोट्स में भी मैंने बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी डाल दी है, प्लस आपके वन लाइनर में भी डाल दी है और PYQ आपको मिल जाएगा। देखो, एक तो आपको नोट्स में कंप्लीट दे दूंगा, प्लस जो भी वन लाइनर के हजारों की संख्या में क्वेश्चन होंगे, है ना, नोट्स होंगे जो हमने आप लोगों की मदद के लिए बनाए हैं, वो वन लाइनर आपको दे दूंगा, नोट्स दे दूंगा, प्लस PYQ दे दूंगा। इतना अगर आप लोग पढ़ लोगे, इसके अतिरिक्त आपको कुछ नहीं करना है। 60 में से 50 नंबर आपके लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको दे दूंगा। जहां से एग्जामिनर आपका पेपर बनाएगा, उन SCERT किताबों का निचोड़ प्लस गहराई से वन लाइनर के क्वेश्चन। आखिर कहां से बनाएगा एग्जामिनर क्वेश्चन, मैं यही देखूंगा पेपर के दिन। ठीक है ना, इनको आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि कम टाइम में आपका अधिक से अधिक रिवीजन ये नोट्स ही आपको करा सकते हैं। प्लस इसके साथ पूछे गए PYQ भी आपको मिल जाएंगे। और आप सभी को 2011 से 2022 के बीच में जितने भी यूपी टेट के एग्जाम हुए थे, उन क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने वन लाइनर फॉर्मेट में दिया है। क्वेश्चन को पढ़ लेना, उत्तर को डायरेक्ट उसके सामने पढ़ लेना। कम टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन आपका इस प्रकार से हो जाएगा।
आपको भटकना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कम टाइम है और आप लोग 5 से 6 घंटे पढ़ोगे लगातार तो भी आप लोग पूरा सिलेबस खत्म कर दोगे, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके सामने निकाल कर रख दी हैं। सिर्फ उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो ये आप लोग ले सकते हैं। देखो आपको नोट्स के साथ मैं आपको 1 लाइनर कंप्लीट दे दूंगा प्लस पीवाईक्यू कंप्लीट आपको दे दूंगा। मात्र 299 प्राइस है। दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर एक बार मैसेज कर लो, आप इनको लेकर के रिवीजन कर लें। सेकेंड चैप्टर आपका ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। यहां पर पॉइंट कहता है ग्लोब की परिभाषा से संबंधित। ग्लोब हमारी विशाल पृथ्वी का एक छोटा वास्तविक पैमाना आधारित और त्रिआयामी 3D प्रतिरूप या मॉडल होता है, जिसकी मदद से हम महाद्वीपों, महासागरों और देशों की सही स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। अक्ष क्या है? एक्सिस। ग्लोब में थोड़ी झुकी हुई अवस्था में आर पार डाली हुई सुई की भांति जो काल्पनिक रेखा इसके केंद्र से गुजरती है, जिसके सहारे ग्लोब घूमता है, उसे पृथ्वी का अक्ष बोलते हैं। ठीक, सुई होती है जिससे ग्लोब को घुमाया जाता है, उसको अक्ष बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर है ध्रुव, पोल्स। पृथ्वी के काल्पनिक अक्ष के वे 2 अंतिम छोर या बिंदु जिनसे होकर यह काल्पनिक रेखा गुजरती है, उन्हें क्रमशः ऊपरी भाग में उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल बोलते हैं, निचले भाग में दक्षिणी ध्रुव के नाम से इसको जानते हैं। जैसे ग्लोब है, यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव, नीचे आपका ये दक्षिणी ध्रुव होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, विषुवत वृत्त, इक्वेटर। पृथ्वी की सतह के ठीक बीचों बीच पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखा जो पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उसे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश भी कहा जाता है। जैसे मैंने ग्लोब को बना ली, ये जो रेखा है बीच की, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, जीरो अंश अक्षांश इसका आपका मान होता है। अगला पॉइंट उत्तरी गोलार्ध के बारे में। भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के उत्तर दिशा में स्थित पृथ्वी के आधे भाग को भौगोलिक विज्ञान में उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थन हेमिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, जहां विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। तो अधिकांश जनसंख्या आपकी उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ये वाला डिवाइड मैंने कर दिया, आधा भाग ये है, ये उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आपका आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध होता है। और दक्षिणी गोलार्ध भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के दक्षिण दिशा में स्थित पृथ्वी के शेष आधे गोले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जहां जल मंडल का विस्तार स्थल मंडल की तुलना में अधिक है। तो नीचे वाले पार्ट में क्या है, यहाँ पर जल सर्वाधिक है, जल प्लस में है, और यहाँ पर जनसंख्या आपकी प्लस में है, जनसंख्या प्लस में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो आपका अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड लाइंस। विषुवत वृत्त जीरो अंश के समानांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींचे गए सभी काल्पनिक वृत्तों रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, जो पूरी तरह क्षैतिज होती हैं। ठीक, देखो ऐसे अक्षांश आपकी होती हैं इस प्रकार से। ये कौन सी रेखाएं आपकी हो जाएंगी? अक्षांश रेखाएं आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी। ठीक है ना, समांतर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की ओर खींचे गए सभी काल्पनिक वृत्तों और रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है, विषुवत वृत्त के समांतर। ठीक, अब अक्षांशों का मापन किसमें किया जाता है? डिग्री या अंश में आपका किया जाता है। कुल अक्षांश कितनी है भाई? कुल अक्षांश की बात करूं, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अंश मानकर उत्तर की ओर 90 डिग्री तक अक्षांश और दक्षिण की ओर 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश होते हैं। इस प्रकार ध्रुवों को केवल एक बिंदु मानने पर ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है। ठीक, और दूरी का पैमाना धरातल पर 2 क्रमागत अक्षांश रेखाओं यानी 1 डिग्री अक्षांश के अंतर के बीच की वास्तविक भूमि दूरी पर लगभग 111 किलोमीटर बराबर होती है, जो पूरी पृथ्वी का लगभग समान रहती है। पैमाने की बात की गई है। ठीक, अब यहां पर बात करो कर्क रेखा की। कर्क रेखा का मान है ना, ये उत्तर में है आपकी 23.5 डिग्री पर स्थित। कितना? 23.5 डिग्री पर स्थित होती है, और ये भारत के बीच से आपकी गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रिक क्या है इसकी? मित्र पर गमछा झार। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में स्थित है, ये आपकी उत्तरी गोलार्ध में है। और मकर रेखा का मान भी 23.5 है, परंतु ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया से कौन गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री का कोणीय दूरी पर स्थित
काल्पनिक अक्षांश वृत्त को आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। आर्कटिक वृत्त का मान कितना होता है? 66.5 होता है, जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्र की शुरुआत को दर्शाता है। इसी प्रकार अंटार्कटिक आपके दक्षिण में होता है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 का होता है, उसको अंटार्कटिक बोलते हैं। ये दक्षिण का है और अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर आपका फैला है। मैं बात करूं यहां पर ताप कटिबंध की, इनको अभी चित्र के माध्यम से भी आपको बता देंगे। हीट जोन, गर्म क्षेत्र। तो हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें हर जगह एक समान नहीं पड़ती है ना। सूर्य की किरणों के सीधे या तिरछे पड़ने या उनसे मिलने वाली ऊष्मा के आधार पर पूरी पृथ्वी को 3 मुख्य ताप कटिबंधों में बांटा गया। 3 मुख्य ताप कटिबंध है, एक उष्ण, एक शीत और शीतोष्ण या उष्ण या समशीतोष्ण बोलते हैं। उष्ण कटिबंध टोरिड जोन, कर्क रेखा और मकर के बीच का वह विशाल भूभाग जहां वर्ष में कम से कम एक बार दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर सीधा चमकता है, जिससे यहां अत्यधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और भारी गर्मी पड़ती है, उसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं। उष्ण कटिबंध बोलते हैं। चित्र बना दूं आपका, यहाँ पर देखो, ये कर्क हो गई, नीचे की मकर हो गई, बीच की आपकी विषुवत हो गई, ठीक है ना। इसका जो बीच का ये वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर ठीक सिर के ऊपर होती हैं वर्ष में एक बार, ठीक, कम से कम एक बार तो होती ही हैं। इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर आपने इस पॉइंट को समझ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट को समझ लो। यहाँ पर आपका है शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण दोनों होने चाहिए, ठंड भी पड़े भाई और गर्मी भी होनी चाहिए, उसको शीतोष्ण बोलते हैं। तो कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त, जैसे ये है आपकी कर्क रेखा, ये है आर्कटिक वृत्त, इस वाले क्षेत्र को, यहाँ पर है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक। और इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक और मकर के बीच का क्षेत्र, ये वाला ऊपर ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं? शीतोष्ण बोलते हैं। समझो भाषा को। कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाला क्षेत्र में क्या होता है? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ती हैं तो तापमान आपका मध्यम रहेगा, सुहावना रहेगा, तो गर्मी ठंड दोनों मतलब कि मध्यम रहती है। अब बात करूं मैं शीत की। शीत आपके ध्रुवों पर, पोल्स पर होते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त से उत्तरी ध्रुव के बीच, दक्षिणी ध्रुव वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का क्षेत्र अत्यधिक ठंडा होता है, जहां सूर्य कभी भी क्षितिज से ऊपर नहीं आता। किरणें बेहद तिरछी पड़ने के कारण हमेशा बर्फ जमी रहती है। ये शीत कटिबंध की बात हो गई, ठीक। और यहां पर ये बात समझ लो आप लोग, प्रमुख यामोत्तर की, प्राइम मेरिडियन की प्रमुख यामोत्तर। इंग्लैंड के लंदन के शहर के निकट स्थित ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सहमति से प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, ठीक। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है? यह 0 डिग्री प्रमुख यामोत्तर रेखा हमारी पृथ्वी को 2 समान देशांतरीय भागों में डिवाइड करता है। दाहिने भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से, ठीक है ना। ये आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये वाला पूर्वी, और ये वाला आपका पश्चिमी गोलार्ध हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पर कुल देशांतर की बात की जाए, यामोत्तर के पूर्व की ओर 180 तक है और पश्चिम की ओर 180 तक देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। चूंकि 180 अंश पूर्व और पश्चिम की रेखा एक ही होती है, इसलिए ग्लोब पर कुल देशांतर की संख्या कितनी है? कुल देशांतर की संख्या 360 होती है, ठीक। यहां पर इस पॉइंट को समझ लो, थोड़ा गणितीय पॉइंट है। पृथ्वी के घूर्णन की गति को, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर एक पूरा चक्कर 360 डिग्री लगाने में 24 घंटे का टाइम लेती है, जिसका गणितीय अर्थ है कि पृथ्वी प्रत्येक 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर आगे घूमेगी। फिर एक 4 मिनट का नियम भी आपका आ जाता है, क्योंकि 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते, 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 15 चौके 60, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी मित्र? 4 मिनट, यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, या 1 डिग्री में 4 मिनट का टाइम इसको लगेगा, तो 4 मिनट का नियम बन गया है ना। 1 डिग्री देशांतर का फासला पार करने या घूमने में 4 मिनट का टाइम लगता है। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, बन सकेगा क्वेश्चन यहाँ से, इस पॉइंट को समझो। ग्रीनविच समय GMT, जब प्रमुख यामोत्तर 0 देशांतर यानी ग्रीनविच रेखा पर दोपहर का सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है, उस समय वहां की घड़ियों में दोपहर के ठीक 12 बजे होते हैं। इसे ही वैश्विक मानक समय GMT माना जाता है। अगर देखो पूरब का टाइम पूछा जाए, पूरब की ओर का टाइम, ये हमेशा आगे का टाइम होता है, इसमें ऐड किया जाता है आगे का टाइम। और पश्चिम का टाइम में हमेशा पीछे का टाइम होता है, माइनस किया जाता है। ये टाइम आपका
घटता है, ये बात आपने समझ ली। ठीक, और मानक टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या है, ये देशों के अलग अलग टाइम आपके हो सकते हैं, ठीक है ना। मानक टाइम मान लिया जाता है ताकि देश के भीतर अलग अलग जगहों पर समय की कोई विसंगति या परेशानी ना हो। और भारतीय मानक टाइम क्या है, भारत का राष्ट्रीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर शहर से होकर के गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, IST और GMT में अंतर क्या है, भारत की देशांतरीय स्थित ग्रीनविच रेखा के पूर्व में होने के कारण भारत का मानक टाइम हमेशा आगे है। कितना है, 5.5 घंटा टाइम आगे रहता है ग्रीनविच के टाइम में। जैसे भारत में मान लो लंदन में मान लो एक दोपहर के 12 बजे है, लंदन में दोपहर का 12, तो भारत में 5:30 बजेगा शाम का। स्थानीय समय का अंतर, भारत के सबसे पश्चिमी छोर जैसे द्वारका गुजरात और पूर्वी छोर किबितु अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर होने के कारण इनके स्थानीय समय के बीच 1 घंटा का फासला है आपका, करीब 45 मिनट, करीब 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 1 घंटा 45 मिनट का पाया जाता है, 1 घंटा 45 मिनट, करीब 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक, और समय कटिबंध टाइम जोन, वे देश जिनका पूरब से पश्चिम की ओर देशांतरीय विस्तार अत्यधिक विशाल होता है, वहां प्रशासनिक सुविधा के लिए 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। रूस में कुल कितने मानक समय हैं, 11 है। रूस में कितने हैं, 11 है। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आइडियल, प्रशांत महासागर के पानी से होकर गुजरने वाली 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, जिसे यदि कोई जहाज पूरब या पश्चिम दिशा में पार करता तो कैलेंडर में एक पूरा दिन बदल जाता है। यह है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है ना, बहुत गहराई से पॉइंट लिए हैं ताकि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा वो मैं देखना चाहता हूँ। अगला देखो, तिथि रेखा का झुकाव, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मानचित्र पर सीधा ना खींचकर कुछ जगहों पर जानबूझकर टेढ़ा मेढ़ा खींचा जाता है। ठीक, ताकि एक ही द्वीप समूह या देश के अलग अलग हिस्सों में 2 अलग अलग तिथियां और दिन होने का भ्रम पैदा ना हो। ग्रिड क्या होता है, ग्रिड मतलब जाल, ग्रिड का मतलब जाल या जालीदार पैटर्न, भूगोल में ग्रिड बोलते इसको। यहां पर बात करते हैं ध्रुवों पर देशांतरों की दूरी कितनी है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की आपसी अधिकतम दूरी हमेशा भूमध्य रेखा पर लगभग 111.32 किलोमीटर दर्ज की जाती है, जबकि ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटती जाती है, ध्रुवों पर जाकर बिल्कुल शून्य हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ठीक, अगला देखो यहां पर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, भूमध्य रेखा वाले महाद्वीप 0 डिग्री की यह मुख्य भूमध्य रेखा के 3 प्रमुख महाद्वीप से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप से होकर के गुजरती है, आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के द्वीपीय भाग, इंडोनेशिया से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा वाले देश कौन से हैं, ग्रीनविच 0 डिग्री की प्रमुख यामोत्तर रेखा यूरोप और अफ्रीका के कई देशों से गुजरती है, जिनमें मुख्य रूप से यूनाइटेड किंगडम, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और टोगो और घाना। पेपर में ये बनेगा, विकल्प दे देगा और कहेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये याद रखना ग्रीनविच रेखा वाले देश। और कर्क रेखा पता है आपको, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 23.5 इसका मान आपका होता है। अब बात करेंगे यहां पर तीसरे टॉपिक की, पृथ्वी की गतियां और झुकाव, मोशन ऑफ द अर्थ, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अभी तक आपको मैंने यहां पर कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन करा दिए, वो भी बिल्कुल कम टाइम में। वीडियो को लाइक नहीं किया है मित्र, लाइक तो कर ही लो और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। पता चले मैं अगली वीडियो इंपॉर्टेंट बनाऊं, आप तक वह वीडियो पहुंचे ही नहीं, तो नुकसान इसमें किसका है, हमारा है या आपका है। मैं तो वीडियो बना दूंगा, आपको नहीं मिलेगा तो नुकसान आपका ही है। ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पेपर पास होने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर लेना आप लोग, ये भी मैं कह देता हूं आपसे। 101 नंबर का पॉइंट यहां पर कहता है पृथ्वी की गतियां। हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष में पूरी तरह स्थिर नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार इसकी मुख्य रूप से 2 प्रकार की गतियां लगातार जारी हैं। पहली तो घूर्णन परिभ्रमण बोलेंगे, दूसरी आपकी परिक्रमण। इन गति को समझ लो। पहली गति आपकी है घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी का अंतरिक्ष में किसी अन्य पिंड के चक्कर लगाए
बिना केवल अपनी ही जगह पर अपने काल्पनिक अक्ष के चारों ओर लट्टू की तरह लगातार घूमना, उसका घूर्णन गति दैनिक गति कहलाती है। कहने का मतलब है मित्र, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी घूर्णन गति है इसको दैनिक गति बोलते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर ही घूमना घूर्णन है, ठीक है ना। और घूर्णन की दिशा कैसी होती है? घूर्णन की दिशा सदैव पश्चिम से पूरब की ओर होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है ना। हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते समय किसी भी दिशा में नहीं घूमती, बल्कि यह अंतरिक्ष में सदैव पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर निश्चित गति से लगातार घूमती रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है बताओ? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सौर दिन क्या है? सोलर डे क्या होता है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कुल मिलाकर के 24 घंटे का टाइम लगता है, ठीक है ना। 23 घंटे 56 मिनट लगभग 5 सेकेंड, जिसे आम भाषा में एक सौर दिन या एक पूरा दिन कहा जाता है। दिन किस कारण से होते हैं? दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है। दैनिक गति पृथ्वी की इस घूर्णन गति को भूगोल में पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है, क्योंकि इसी गति के आधार पर मानव जीवन का 24 घंटे का दैनिक जीवन और रात का चक्र पूरी तरह से निर्धारित और संचालित होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि दैनिक गति को ही घूर्णन गति और दिन रात होने का कारण माना जाता है, ठीक। दिन रात का कारण क्या है दोस्त? दिन रात का कारण आपका घूर्णन गति आपका हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है? पृथ्वी का आकार। पृथ्वी का वास्तविक आकार पूरी तरह से गोल भूआब होने के कारण सूर्य का प्रकाश इसके पूरी तरह सतह पर नहीं पड़ता है, इसलिए एक समय में इसके केवल आधे गोल भाग पर ही सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। इंपॉर्टेंट। प्रकाशित भाग क्या है? पृथ्वी का वह भाग या हिस्सा जो अपनी गति के दौरान सूर्य के ठीक सामने स्थित होता है, वहां सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण उजाला होता है, उस भाग में दिन होता है। और अप्रकाशित भाग में क्या होगा? अप्रकाशित भाग में उस दिन आपकी रात होगी। सिंपल सी बात। अब बात मैं करूं प्रदीप्ति वृत्त की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ग्लोब या पृथ्वी के मॉडल पर वह काल्पनिक वृत्त या सीमा रेखा जो सूर्य के प्रकाश वाले हिस्से दिन और अंधेरे वाले हिस्से को आपस में एक दूसरे से विभाजित करती है, उसे प्रदीप्ति वृत्त बोलते हैं। प्रदीप्ति वृत्त का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे मैंने पृथ्वी बना ली, एक तरफ आपका रात है, दूसरी तरफ आपका दिन है। रात को दिन से विभाजित होना ही क्या है दोस्तों? ये आपका प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। अगला पॉइंट यहां पर कहता है घूर्णन ना करे तो क्या परिणाम होगा? यदि हमारी पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूमना या घूर्णन पूरी तरह से बंद कर दे तो सूर्य के सामने वाले हिस्से में हमेशा के लिए अत्यधिक गर्म दिन और पिछले हिस्से में हमेशा के लिए अत्यधिक बर्फीली रात हो जाएगी, जिससे पूरी पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह असंभव हो जाएगा, ठीक, अगर घूर्णन ना करेगी तो। और काल्पनिक अक्ष क्या है? पृथ्वी का अक्ष कोई वास्तविक लोहे की सुई नहीं है, बल्कि यह वैज्ञानिकों द्वारा मानी गई एक काल्पनिक रेखा मात्र है, ठीक। और कक्षीय समतल भी आपका, यह भी एक काल्पनिक है। कक्षा के झुकाव का कोण ये पेपर में बन सकता है आपका, कक्षा से झुकाव। पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल ऑर्बिट प्लेन के साथ बिल्कुल सीधा समकोण नहीं बनता, बल्कि यह अपने कक्षीय समतल के साथ हमेशा 66.5 का एक निश्चित कोणीय झुकाव कोण बनाता है। एक तो ये कोण इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन आप में होगा। एक तो ये वाला कोण इंपॉर्टेंट है 66.5 वाला, ठीक, और एक आपका 23.5 वाला। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो लंब से झुकाव है ये वाला 23.5 का। पृथ्वी के कच्चे समतल पर सीधा लंब वर्टिकल लाइन खींची जाए तो पृथ्वी का अक्ष उस लंबवत मार्ग में 23.5 डिग्री दूरी पर झुका हुआ है, जिसे पृथ्वी का अक्षीय झुकाव। देखो यहाँ पर अगर लिखा मिले आपको पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तो आपको 23.5 करना है। अगर आपको देखने को मिले, क्या देखने को मिले? कक्षीय समतल की बात की जाए तो 66.5, समतल में 66.5 और 23.5 में अक्षीय झुकाव होता है, अक्ष का झुकाव। और यहाँ पर होता कक्ष का, यहाँ पर होता अक्ष का। अक्ष और कक्ष दोनों में अंतर है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, झुकाव का प्रभाव क्या पड़ता है दोस्त? झुकाव का प्रभाव पड़ता है कि जो 23.5 डिग्री का अक्षीय झुकाव सूर्य के चारों चक्कर लगाने की वार्षिक गति के संयुक्त प्रभाव के कारण ही हमारी पृथ्वी पर मौसम और ऋतुएं बदलती रहती हैं, ठीक है ना, झुकाव के कारण ही। और परिक्रमण गति, जो आपकी परिक्रमण गति है, ठीक है ना,
पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में आकर एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर पूरा चक्कर लगाना उसकी परिक्रमण गति कहलाती है। दीर्घवृत्ताकार पथ मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। वार्षिक गति क्या है? वार्षिक गति जिसे परिक्रमण गति बोलते हैं, 365 दिन में पूरी होती है, ठीक है ना। इसे वार्षिक गति भूगोल में बोला जाता है, ठीक। और वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं और परिक्रमण गति या वार्षिक गति की अवधि 365 दिन होती है। लगभग 6 घंटे इसमें हम लोग जोड़ते नहीं हैं, ठीक। सटीक रूप से कहें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का टाइम लगता है, जिसे हम एक वर्ष बोलते हैं, ठीक है ना। और सामान्य वर्ष हमारे नागरिक कैलेंडर और व्यवहारिक जीवन की सुविधाओं के लिए हम एक साधारण वर्ष को केवल 365 दिन का ही मानते हैं। प्रत्येक वर्ष के ऊपर बचे हुए लगभग 6 घंटे को गिनती में शामिल ना करके छोड़ देते हैं। अतिरिक्त दिन का निर्माण होता है आपका। प्रत्येक वर्ष छोड़े गए 6 घंटे आपस में जुड़कर 4 साल के अंत में 24 घंटे के बराबर होते हैं, अर्थात एक दिन आपका बढ़ जाता है, ठीक, 24 घंटा हो जाता है। तो उसे ही क्या बोलते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष बोलते हैं, जिसमें 366 दिन होते हैं लीप वर्ष में। ये बात आपको पता हो गई। अब यहाँ पर एक जानकारी और जान लो, रीजनिंग आपने पढ़ी होगी। लीप वर्ष में फरवरी, साधारण या सामान्य वर्षों में फरवरी का जो महीना होता है 28 दिन का होता है सिंपल तौर पे, और लीप या अधिवर्ष में फरवरी का महीना आपका 29 का होता है, ठीक। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 21 जून की स्थिति क्या होती है? 21 जून वाला इंपॉर्टेंट है। 21 जून की स्थिति, तो 21 जून को एक ऐसी खगोलीय स्थिति को दर्शाता है जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की दिशा में अपने अधिकतम कोण पर झुका होता है, दक्षिणी गोलार्ध सूर्य से दूर होता है। 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होता है, रात आपकी सबसे छोटी होती है। कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश 21 जून को दोपहर के टाइम में पड़ता है, तो है ना, तो क्या होगा? गर्मी आपकी बढ़ेगी। और 21 जून को क्या होगा दोस्त? उत्तरी ध्रुव लगातार सूर्य की रोशनी की ओर झुका रहता है, तो लगातार आपका दिन में उजाला रहता है, रात आपकी ठंडी होती है। 6 महीने तक यहाँ पर दिन बना रहता है और 6 महीने के बाद आपकी रात हो जाती है, ठीक। ग्रीष्म ऋतु 21 जून, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, ये मैंने आपको बता दी है। उसी पॉइंट से आप लोग इसको समझ सकते हैं। और 21 जून वाली स्थिति को उत्तरी अयनांत बोलते हैं, ग्रीष्म संक्रांति बोलते हैं, ठीक है ना। और सूर्य की अधिकतम ऊंचाई और लंबाई का दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को दिन आपका छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार मैं बात करूं 22 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार 21 जून आपका होता है कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन। अब 22 दिसंबर को इसके विपरीत आपका दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना। दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी ध्रुव सूर्य से बहुत दूर होता है, अंधकार में चला जाता है। 22 दिसंबर के दिन दोपहर के समय सूर्य की किरणें दक्षिण गोलार्ध में स्थित मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं, तो वहां आपकी अधिक गर्मी होती है और दिन बड़ा होता है, रात आपकी छोटी होती है, ठीक। क्रिसमस का पर्व 25 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में तीव्र ग्रीष्म ऋतु का मौसम चल रहा होता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिणी गोलार्ध के अन्य देशों में क्रिसमस का प्रसिद्ध त्यौहार गर्मियों के सुहावने मौसम के दिन मनाया जाता है। विषुव क्या है दोस्त? विषुव का मतलब पूरी दुनिया में दिन व रात की अवधि का समान होना विषुव कहलाता है। तो 90 डिग्री के कोण पर आपकी किरणें भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं, तो दिन व रात आपके बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर, यहाँ पर कर्क रेखा के बीच और मकर रेखा के बीच में जो भूमध्य रेखा है उस पर सीधी किरणें आपकी पड़ती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि विषुव की तिथियां क्या हैं। विषुव की आपकी 2 तिथि होती हैं, एक आपकी है 21 मार्च है, दूसरी आपकी 23 सितंबर है। 21 मार्च और 23 सितंबर ऐसी 2 तिथियां जब दिन और रात कैसे होते? बराबर होते हैं। दिन व रातें आपकी बराबर होती हैं, तो यहाँ पर किरणें सूर्य की कहाँ पर पड़ेंगी? आपका उत्तर होगा भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा आपके बीच में है, तो भूमध्य रेखा पर किरणें पड़ेंगी। दिन में भी बराबर होगा, दिन रात भी बराबर होगी, ठीक। दोनों बात को मैंने समझा दिया। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है तब विषुव की स्थिति आपकी बनती है। तो 21 मार्च 23 सितंबर को पृथ्वी का कोई भी ध्रुव
चाहे उत्तरी हो दक्षिणी हो, सूर्य की तरफ झुका नहीं होता है, बल्कि दोनों सूर्य के बिल्कुल समान दूरी पर होते हैं और बिल्कुल बराबर का टाइम होता है। रात दिन बराबर होते, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन आपका होता है। 23 सितंबर की स्थिति क्या है दोस्त? 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु के बाद सुहावनी शरद ऋतु की शुरुआत होती है, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। ठीक है ना। ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय पृथ्वी की अलग अलग तिथियों में होने वाले बदलाव, परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष के स्थायी झुकाव के कारण ही पृथ्वी पर मौसम आपके बदलते हैं। ठीक, ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने की रात और दिन भी आपके होते हैं। 6 महीने जब सूर्य से दूर होता है तो वहां लगातार रात होती है। 6 महीने सूर्य की तरफ रहता है तो लगातार दिन होता है, दूर होता है तो रात, पास में होता है तो दिन आपका होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका अपसौर और उपसौर है। उपसौर से पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। अपसौर आपका कब होता है? अपसौर हमेशा 4 जुलाई को होता है। अपसौर का मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कैसी है? दूर दूर। कैसी है? बहुत दूर, अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी सूर्य से वैज्ञानिक रूप से अधिकतम दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर तक अधिकतम दूरी को ही अपसौर बोलते हैं। उपसौर आपका 3 जुलाई को होता है। 3 जुलाई नहीं, 3 जनवरी को होता है। कब? 3 जनवरी को होता है। सबसे निकटतम स्थिति आपकी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर पर होती है। न्यूनतम दूरी को उपसौर बोलते हैं। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है और अपसौर 4 जुलाई को आपका होता है। अधिकतम दूरी होती है। ठीक, ऋतु चक्र क्या है? ऋतु चक्र को समझो। पृथ्वी की वार्षिक परिक्रमण गति के कारण मुख्य रूप से 4 ऋतुएं एक सुंदर चक्र बनता है, ग्रीष्म, शरद, शीत, बसंत, जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। कक्षा की स्थिरता, पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमते समय अपनी कक्षा में कभी भी डगमगाती नहीं है। यह वर्ष भर अपनी निश्चित कक्षा में एक ही दिशा में झुकाव को बनाए रखने हेतु अत्यंत अनुशासित तरीके से सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक, तो दूसरा चैप्टर भी आपका होता है खत्म। तीसरा चैप्टर आपका यहाँ पर आ चुका है, मानचित्रण एवं उसके घटक। तो दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके फटाक से 1 लाइनर को प्राप्त कर लो, रिवीजन कर लेना फटाक से। बात करते हैं यहाँ पर मानचित्र की। सबसे पहले मैप की परिभाषा, मानचित्र की परिभाषा जो आपकी बताई गई है। हमारी विशाल पृथ्वी की पूरी सतह या इसके किसी एक निश्चित छोटे भाग जैसे देश, राज्य या शहर का एक निश्चित पैमाने के माध्यम से समतल कागज या सतह पर खींचा गया अनुपातिक चित्र मानचित्र कहलाता है। ठीक, मानचित्र और ग्लोब में अंतर क्या होता है? ग्लोब पूरी पृथ्वी के त्रिआयामी अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन जब हमें किसी छोटे और विशिष्ट क्षेत्र जैसे अपने राज्य या जिले या गांव का अत्यंत बारीक और विस्तृत अध्ययन करना है, उसके लिए मानचित्र कहीं अधिक उपयुक्त और आसान होता है, तब मानचित्र की जरूरत पड़ती है। एटलस क्या है दोस्त? एटलस की किताब आपके पास होगी, है ना। उसमें बहुत सारी छवियां हैं, भौतिक, राजनीतिक, थीमेटिक, सब कुछ उसमें दर्शाया गया है। एटलस किताब आपकी आती है। भौतिक मानचित्र क्या है? फिजिकल मैप क्या है? पृथ्वी की प्राकृतिक और धरातलीय आकृतियों जैसे कि ऊंचे पर्वतों, पठारों, समतल मैदानों, बहती नदियों, झीलों, गहरे सागरों को स्पष्ट रूप से दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र बोलते हैं। ये प्रथम श्रेणी का उच्चावच है आपका, भौतिक वाला मानचित्र भी बोलते हैं इसको। फिजिकल मैप जिसमें नदी और आपका समतल मैदान, महासागर, महाद्वीप आते हैं। और राजनीतिक मानचित्र में जिले, देश, शहर, कस्बे, गांव का चित्र वगैरह आपका आता है। थीमेटिक में क्या आता है? थीमेटिक में आता है आपका वर्षा का वितरण बताने वाला चित्र, वनों का चित्र, वन्यजीव का चित्र, अभयारण्य, उद्योगों का चित्र, जो कि थीमेटिक मानचित्र आपका कहलाता है। सड़कों का मानचित्र भी आपका थीमेटिक की कैटेगरी में रखा गया है। मानचित्र के दोस्त 3 घटक होते हैं। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं। पहला दूरी, दूसरा दिशा, तीसरा आपका प्रतीक, सिंबल। तो 3 घटक आपके होते हैं। ठीक, याद रखना। अगला पैमाना, स्केल। जमीन पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी तथा उसी दूरी को मानचित्र पर दिखाए गए कागज के सेंटीमीटर के बीच के निश्चित गणितीय अनुपात को मानचित्र में पैमाना या स्केल कहा जाता है।
यहाँ पर ये इतना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे रूढ़ प्रतीक क्या है, कन्वेंशनल सिंबल। मानचित्रों को वैश्विक स्तर पर समझने के लिए प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति और नियम बने हैं, जिन्हें पूरी दुनिया में एक समान रूप से रूढ़ प्रतीक चिन्ह कहा जाता है। नीला रंग क्या दर्शाता है बताओ मानचित्र में? मानचित्र निर्माण के वैश्विक नियमों के अनुसार जलाशयों, गहरी झीलों, बहती नदियों और विशाल महासागरों के जलीय भाग को प्रदर्शित करने के लिए हमेशा नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र में नीला रंग किसको दर्शाने के लिए? आपको सागर, नदी दिखाना है, झील, झरने दिखाने हैं, तो आप लोग ब्लू कलर का यूज़ करेंगे। भूरा रंग कहाँ पर यूज़ करोगे? भूरा रंग ऊंचे पर्वतों, विशाल पर्वत श्रृंखलाओं, ऊंचे पहाड़ी भागों को स्पष्ट करने के लिए। और पीला रंग पठारों के लिए, शुष्क मरुस्थलों, पठारी क्षेत्र, रेतीली भूमि, मरुस्थलीय उच्च भूमियों के सूखे के विस्तार को मानचित्र पर दिखाने के लिए येलो पीले रंग का इस्तेमाल होता है। सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था कि पीला रंग किसके लिए? तो पठारों के लिए किया जाता है। पूछा जा सकता है आपके यूपी टेट के एग्जाम में भी। अगला देखो, हरा रंग की बात यहाँ पर की गई। हरे रंग से आपको पता है खेत खलियान, घास के मैदान, वनस्पति सब दिखाए जाते हैं। ठीक। रेखा चित्र क्या है? स्केच, किसी क्षेत्र का बिना किसी पैमाने के केवल अपनी यादाश्त, स्थानीय प्रेक्षण और मौके के निरीक्षण के आधार पर खींचा गया एक साधारण और कच्चा आरेखण भूगोल में रेखा चित्र कहलाता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं कराता हूँ आपको। ठीक। अब यहाँ से बात करते हैं का अगला टॉपिक है आपका पृथ्वी के परिमंडल से संबंधित। तो 4 प्रमुख परिमंडल हैं। हमारी पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ऐसा अनोखा ग्रह जहां जीवन का अस्तित्व और इस जीवन को सहारा देने के लिए पृथ्वी पर 4 मुख्य परिमंडल आपस में मिलते हैं। भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैव मंडल। इन सभी मंडलों का अब अध्ययन यहाँ पर करेंगे बारीकी से, है ना, कोई जानकारी नहीं छूटेगी। भूमंडल लिथोस्फीयर बोलते हैं पृथ्वी का वह ठोस पथरीला ऊपरी भाग जिस पर हम सभी मानव और जीव जंतु निवास करते हैं, जो विभिन्न प्रकार की कठोर चट्टानों, खनिजों, मिट्टी की पतली पोषक परतों से बना भूमंडल कहलाता है। महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स क्या है? पृथ्वी के भूमंडल पर फैले बहुत बड़े ऊंचे विस्तृत स्थलीय भूभागों को जो विशाल महासागरों द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं महाद्वीप कहलाते हैं। ठीक। महासागरीय बेसिन क्या है? तो पृथ्वी की सतह पर स्थित बहुत बड़े गहरे जलाशयों व महासागरों की तली या तलहटी के विशाल क्षेत्र को भूगोल में महासागरीय बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? समुद्र तल, सी लेवल। चूंकि विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। तो पूरी तरह से कैसे हैं मित्र? पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके पानी का ऊपरी तल पूरी दुनिया में हमेशा एक समान रहता है। इसी वैश्विक जल स्तर को समुद्र तल कहते हैं और इसे शून्य अंश नहीं, शून्य, जीरो माना जाता है। और समुद्र में कभी भी बाढ़ नहीं आती है, इसी कारण नहीं आती है क्योंकि सभी का तल समान होता है। अगला पॉइंट देखो, मापन के आधार की बात की जाए, समुद्र तल का स्तर पूरी दुनिया में समान होने के कारण इसी समुद्र तल को ही मुख्य आधार मानकर पृथ्वी पर ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई या महासागरों की गहराई, खाइयों की गहराई को गणितीय रूप में मापा जाता है। जैसे आपने रेलवे स्टेशन में लिखा होगा कि इस रेलवे स्टेशन की ऊंचाई समुद्र तल से इतने मीटर है, ठीक है ना। तो ऊंचाई कहाँ से ली जाती है? हमेशा समुद्र तल से ही मापी जाती है। ठीक। जैसे मैं बात करूं, माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट पूरे विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी समुद्र तल से वास्तविक ऊंचाई 8848 मीटर, नवीनतम वैज्ञानिक शोधों के हिसाब से 88.8686 मीटर मापी गई है। ठीक है ना, ये आपकी हो जाएगी। और उसी प्रकार मेरियाना ट्रेंच जो है ना, मेरियाना गर्त है, ये आपके प्रशांत महासागर के फिलीपींस के निकट में है। प्रशांत महासागर के निकट में मेरियाना गर्त पूरी दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा या खाई है, जो समुद्री तल से कितनी नीचे है? तो 11,022 मीटर। कितना? 11,022 मीटर आपका है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी आपकी अधिक है। अब महाद्वीपों की संख्या की बात की जाए तो 7 हैं आपके कुल महाद्वीप।
अब इन सातों महाद्वीप का क्रम क्या है, शायद एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है ना। 7 महाद्वीप का क्रम आकार में घटते हुए क्रम के अनुसार है आपका। देखो सबसे बड़ा आपका एशिया, सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया। ये है क्रम, है ना। सबसे बड़ा आपका एशिया हो जाएगा, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया की बात करूं मैं, ये हमारे पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, पृथ्वी के कुल स्थलीय भूभाग का लगभग 33% एशिया के पास में है ना। यहाँ पर आबादी भी सबसे ज़्यादा है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा आपकी एशिया में है। पूर्वी गोलार्ध एशिया महाद्वीप के भौगोलिक रूप से लगभग पूरी तरह से पूरी गोलार्ध में है। 23.5 डिग्री उत्तर की कर्क रेखा इस महाद्वीप के कई देशों से, भारत और चीन से होकर के गुजरती है आपकी, ठीक। यूराल पर्वत की बात करूं मैं, यूराल पर्वत की, एशिया महाद्वीप के पश्चिम दिशा में प्राचीन यूराल और कैस्पियन सागर स्थित है, जो प्राकृतिक रूप से एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग सीमा बनाते हैं। यूरेशिया क्या है दोस्त, यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया के नाम से बोलते हैं, यूरेशिया कहा जाता है, ठीक। यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका की बात की गई है। अफ्रीका क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से अफ्रीका हमारे पूरे विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे अंध या अंधा महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक है ना। और मित्र सबसे मजेदार बात क्या है कि तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, जिसमें कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त, मकर वृत्त, ये तीनों रेखाएं आपके सीने से होकर के गुजरती हैं। किसके सीने से, अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है पेपर के लिए। आगे देखो आप लोग, सहारा का मरुस्थल, पूरे विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेतीला मरुस्थल सहारा मरुस्थल, सहारा डेजर्ट अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित कई देशों में फैला है। अगर मैं बात करूं अफ्रीका की नील नदी की, नील नदी सिलेबस में दी गई है। ये सारी जानकारी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जानकारी कोई भी नहीं आपको बताएगा, ठीक है ना। SCERT किताबों का निचोड़, मैं उन्हीं किताबों से मैंने ये 1 लाइनर नोट्स मैंने आप सभी मित्रों के लिए तैयार किए हैं। मेहनत लगी इनको तैयार करने में, ठीक है ना, जो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अगर कोई मैं किताब उठाता तो पता नहीं कहाँ से क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, है ना। जहाँ से पेपर बनेगा वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी आप कहोगे, है ना। भूमध्य सागर में गिरने वाली आपकी नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की जीवन रेखा यह नदी आपकी कही जाती है, ठीक। उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यह हमारे विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जो पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित प्रशांत और अटलांटिक महासागरों से घिरा है। प्रशांत और अटलांटिक से कौन सा घिरा है, उत्तर अमेरिका आपका घिरा है। पनामा जल संधि, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को आपस में जोड़ने वाले एक बहुत ही संकरे और तंग स्थलीय भूभाग को पनामा जल संधि कहते हैं। अब पनामा नहर बना दी गई है, दोस्त, ठीक। उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को आपस में जोड़ने का काम करता है। दक्षिण अमेरिका की बात करूं, साउथ अमेरिका की बात करूं, तो इस महाद्वीप का अधिकांश भौगोलिक भाग भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में विशाल प्रशांत महासागर। एंडीज पर्वतमाला इंपॉर्टेंट, ठीक। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारों पर उत्तर दिशा से लेकर दक्षिण दिशा तक फैली है लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जिसमें कई ऊंचे ज्वालामुखी आपके स्थित है। अमेजन नदी जो जल के विशाल आयतन, चौड़ाई और विशाल प्रवाह क्षेत्र के आधार पर पूरे विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों के बीच से होकर के बहती है। अमेजन वर्षा वन से अमेजन नदी होकर के बहती है। ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, जिसे द्वीपीय महाद्वीप भी बोला करते हैं, ठीक। अगला अंटार्कटिका, दोस्त, अंटार्कटिका इंपोर्टेंट कर लेना, है ना। यहाँ पर कोई मानव नहीं रहता, ये वीरान है। कैसा वीरान पड़ा है, हमेशा कई किलोमीटर तक मोटी बर्फ की परतें जमी रहती हैं, ढकी रहती हैं, जहाँ मानव स्थायी निवास नहीं करता। परंतु भारत का मैत्री दक्षिण गंगोत्री नामक आधुनिक वैज्ञानिक शोध केंद्र यहाँ कार्यरत है। अब जलमंडल मैंने बता दिया आपको बहुत सारा, और उनसे जुड़ी और भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। टॉपिक दिया गया है डोमेन्स ऑफ द अर्थ। जलमंडल का विस्तार 71% जल ही जल है, 29% सूखी जमीन आपकी है, सभी को पता है। पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं क्योंकि
यहाँ पर जल ही जल है आपका। जल के विविध रूप क्या हैं दोस्त? जल बहुत रूपों में पाया जाता है। देखो कैसे पाया जाता है। एक तो सागर का हो गया, नदी का हो गया, शांत झील का हो गया, पर्वतों पर जमी हिमालय ग्लेशियर के रूप में हो गया, जमीन के नीचे का हो गया, वायुमंडल में तैरती जलवाष्प के रूप में आपका जल हो गया। तो जल के विविध रूप होते हैं। महासागरीय जल का अनुपात पृथ्वी पर पाए जाने वाले संपूर्ण जल की कुल मात्रा का लगभग 97.2% से भी अधिक हिस्सा हमारे विशाल महासागरों में संचित है। पृथ्वी के जल का सबसे बड़ा भंडार महासागरों में ही पाया जाता है। लवणीय जल आप लोग जानते हो, महासागरों का ये विशाल जल अपने अंदर घुले हुए विभिन्न लवणों जैसे सोडियम क्लोराइड नमक के कारण अत्यधिक खारा और लवणीय होता है, जिस कारण हम लोग प्रत्यक्ष समुद्र का पानी नहीं पी सकते हैं। अलवण क्या होता है? अलवण का मतलब फ्रेश वाटर, एकदम शुद्ध जिसको पी सकें। और ये अलवण जल या फ्रेश वाटर कहाँ पर मिलता है? ध्रुवों पर बर्फ के रूप में मोटी परतों में मिल जाता है, भूमिगत जल के रूप में मिल जाता है, ठीक, नदियों में मिलता है और झीलों में आपका अलवण जल मिलता है, ठीक। महासागर की गति की अगर बात की जाए मित्र, तो देखो महासागर का जल कभी भी शांत नहीं होता है, ना ही स्थिर होता है, हमेशा गतिशील होता है। तो गतिशीलता को मुख्य रूप से 3 गतियों में बांटा गया। एक तो समुद्री लहर हो गई, दूसरा आपका ज्वार हो गया, तीसरा आपका नहीं देखो, पहला आपकी समुद्री तरंग, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा समुद्र की जलधाराएं आपकी हो जाएंगी। 5 प्रमुख महासागर आकार, गहराई और भौगोलिक स्थिति के आधार पर विश्व के प्रमुख समुद्री विस्तार के रूप में मुख्य 5 बड़े महासागर में विभाजित हैं। पहला प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर आपके हो जाएंगे, ठीक। प्रशांत पैसिफिक कैसा है? सबसे बड़ा है और सबसे गहरा है। मेरियाना ट्रेंच इसी के भीतर है और ये लगभग अकेले 33% हिस्से पर फैला है। और इसका आकार कैसा? वृत्ताकार है आपका प्रशांत महासागर, वृत्ताकार सर्कुलर है आपका। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके चारों ओर से घिरे हैं। उसी प्रकार अटलांटिक महासागर जो है ना, ये आपके यस अक्षर के समान आपका दिखाई देता है, ठीक। और दंतुरित तटरेखा किसकी है? दंतुरित तटरेखा आपकी अटलांटिक महासागर की है। दंतुरित होने के कारण प्राकृतिक पोताश्रय सुरक्षित आपके पतन की आदर्श स्थिति आपकी बनाती है। दंतुरित है, दांतेदार है, इसका मतलब इस प्रकार से इसकी तटरेखा दांतेदार। व्यापारिक मार्ग के कारण अटलांटिक महासागर वाणिज्यिक नौवहन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से विश्व के सबसे व्यस्त महासागर में आपका अटलांटिक आता है। हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर। गौरवशाली विशेषता है कि दुनिया के एकमात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी व्यक्ति या राजा के नाम पर नहीं बल्कि हमारे देश हिंदुस्तान के नाम पर है, हिंद महासागर। आकार कैसा? त्रिभुजाकार है, ठीक। दक्षिणी महासागर आपका ये आपके 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के चारों ओर आपका फैला, अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर पूरी तरह से ये घेरता है। फिर आर्कटिक आपका आ जाता है। आर्कटिक विश्व का सबसे छोटा और उथला महासागर जो उत्तरी ध्रुव 66.5 के भीतर स्थित है। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया के उत्तरी तटों से घिरा है। बेरिंग जल संधि। आर्कटिक महासागर अपने बहुत बड़े प्रशांत महासागर के एक बहुत ही सक्रिय कम गहरे उथले जलभाग द्वारा जुड़ा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय भूगोल में बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। फिर आगे का पॉइंट क्या कहता है? वायुमंडल की परिभाषा। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों, धूल के कणों, जलवाष्प की जो एक बहुत ही विशाल अदृश्य कई किलोमीटर मोटी परत फैली है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण टिकी है, उसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक। वायुमंडल की परतें आपको पता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल। इन परतों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात कर लेते हैं वायुमंडल की सीमा की। तो यह जीवनदायिनी गैसीय आवरण पृथ्वी के धरातल समुद्र तल से ऊपर की ओर अंतरिक्ष की तरफ लगभग 1600 मीटर की कुल ऊंचाई तक फैला है। हालांकि इसका 99% द्रव्यमान केवल आपका 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक में ही आपका सीमित है या सिमटा हुआ है। वायुमंडल का महत्व क्या है बताओ? बहुत महत्व है। ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है जीने के लिए। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को सोखकर हमारी रक्षा करती है। कौन सी परत? समताप मंडल। गैसीय संगठन आपको पता है 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस 78% पाई जाती है, याद रखना। और नाइट्रोजन जो है ना, ये सभी जीवों की शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गैस प्रोटीन
पौधों में प्रोटीन निर्माण और वृद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद आवश्यक है। ऑक्सीजन आप सभी को पता है 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक, श्वास वगैरह लेते हैं। और यहाँ पर अन्य सूक्ष्म गैसें आपकी पाई जाती है वायुमंडल में, शेष बचे केवल 1% प्रतिशत भाग में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कई अन्य गैसें पाई जाती है, जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑर्गन 0.93%, ओजोन, नियान, जलवाष्प आदि गैसें आपकी पाई जाती है। वायुमंडल की 5 परतों के बारे में, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल की 5 परतों का क्रम क्या है? तो पहली आपकी सबसे पहले क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल या ताप मंडल या इसको बाह्य मंडल भी बोलते हैं, और सबसे अंत में बाह्य मंडल ये लिखा मिलता है, लेकिन NCERT इसको बहिर्मंडल लिखता है। क्या? बहिर्मंडल ऐसे लिखता है। और बहिर्मंडल से ठीक नीचे आपकी बाह्य मंडल होती है, इस प्रकार से बाह्य मंडल होती है। बाह्य मंडल कोई ताप मंडल या आयन मंडल के नाम से जानते हैं। फिर इसके नीचे आपकी मध्य मंडल आती है, मध्य के नीचे आपकी समताप आती है, समताप के नीचे आपकी क्षोभ आती है। ठीक, इंग्लिश को भी पढ़ लेना क्वेश्चन में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर, अंतिम परत एक्सोस्फेयर। अगर इसी को और जो आपकी क्या होती है ताप मंडल, इसको बोलते हैं थर्मोस्फियर, ठीक, थर्मोस्फियर। मध्य मंडल को मेसोस्फियर, और इसको क्या बोलते हैं समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, और क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक, आ जाओ बात करें क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फियर की। यह वायुमंडल की सबसे निचली, सबसे घनी, सबसे महत्वपूर्ण परत, औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। मानव जीवन को प्रभावित करने वाली मौसम की लगभग सभी घटनाएं, वर्षा, कुहरा, बादल बनना, कड़कना इसी के भीतर होता है। समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर, विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ बादल, मौसम संबंधित हलचलें बिल्कुल नहीं होती हैं, जिसके कारण यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए दुनिया की सबसे आदर्श परत है। इसी परत को जीवन रक्षक ओजोन गैस की परत, ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक, अब बात करें आगे के पॉइंट की, घनत्व में भिन्नता। घनत्व में भिन्नता होती वायुमंडल में। वायुमंडल की हवा घनत्व, डेंसिटी पूरी ऊंचाई पर एक समान नहीं रहती, इसमें भारी भिन्नता। वायु का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक भारी, जैसे जैसे हम धरातल के ऊपर की ओर जाते हैं, आकाश में बढ़ते हैं, तो घनत्व बहुत तेजी से घटता है, बहुत तेजी से घटता है। जीता जागता उदाहरण देखो, पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है ना। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए जब पर्वतारोही ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो ऊंचाई पर जाने से वायु का घनत्व ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण उन्हें सांस लेने में भारी कठिनाई होती है। इसी वजह से वे अपने साथ कृत्रिम ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाने पड़ते हैं, वो सिलेंडर ले जाते हैं सांस लेने के लिए पर्वतारोही। अगला एक देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, तापमान का घटना क्या है। वायुमंडल एक सर्वमान्य भौतिक नियम यह है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर पहाड़ों या आकाश की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल का तापमान भी लगातार घटता जाता है। ठीक, घटता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका कम होता है। जैसे जैसे धरातल से ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे या आकाश की तरफ जाएंगे, तो तापमान भी लगातार घटता जाएगा। तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री आपका घटता है। ये इंपॉर्टेंट है, किताब में आपका दिया गया है SSCERT में, वही इंपॉर्टेंट मैंने निचोड़ आपके सामने रखा है। अगला देखो, वायु दाब, एयर प्रेशर। वायुमंडल में भार के होने के कारण सबसे नीचे स्थित पृथ्वी की सतह पर चारों ओर शक्तिशाली दबाव डालता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में वायुदाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। यह दबाव पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर तापमान के अनुसार बदलता रहता है। पवन की बात करूं मित्र मैं, पवन हवा कभी स्थिर नहीं होती है, इधर से उधर बह सकती है आपके, जब वायुमंडलीय दबाव में अंतर आता है। देखो, वायु हमेशा कैसी बहती है, उच्च वायु दाब यानी कि हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से निम्न दाब, लो प्रेशर की ओर ये बहती है। इसको गतिशील हवा को भूगोल में पवन बोलते हैं। पवन कैसी बहती है, उच्च से निम्न की ओर, ऊंचे से नीचे की ओर बहती है। जैव मंडल की परिभाषा की बात करूं मैं, देखो हमारी पृथ्वी पर स्थित जल हो गया और स्थल हो गया और आपकी हवा हो गई, इन तीनों का जो मिलन है, जो एक संकरा भाग है या सीमित क्षेत्र है जहाँ पर जीवन पैदा होता है, फलता फूलता है, अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा होती हैं, ठीक है ना, और जीवन मौजूद होता है, उसे जैव मंडल बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर के लिए क्या है, आपका जल होना चाहिए, जल होगा, आपका स्थल होगा और आपका हवा होगी, ऑक्सीजन होगा।
इन तीनों को संयुक्त रूप से जैव मंडल कहेंगे। ठीक, अगला पॉइंट यहां पर कहता है मित्र, जीवन की विशिष्टता मैंने आपको बता दी, आपकी जैव मंडल में ही है। जीवों की श्रेणियों की बात की जाए अगर देखो तो यहाँ पर शारीरिक संरचना जीवन शैली के आधार पर यहाँ पर दी गई है। जैसे पहला पादप जगत, तो प्लेनेट किंगडम है जिसमें पेड़ पौधे आपके आते हैं। दूसरा आपका जंतु जगत है जिसमें मनुष्य पशु पक्षी हम सभी आते हैं। ठीक है ना। पारस्परिक निर्भरता जानते हो आप लोग, पृथ्वी के तीनों मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, कभी भी अलग अलग रहकर काम नहीं करते हैं। ये आपस में निरंतर जटिल क्रियाएं करते हैं। अपनी गतिविधियों के द्वारा एक दूसरे को न किसी रूप में हमेशा प्रभावित करते हैं। ठीक, वनों की कटाई का जैसे प्रभाव यहाँ पर बात की गई। जब मनुष्य अपनी व्यावसायिक जरूरतों या कृषि के भूमि के विस्तार के लिए पहाड़ी ढलानों पर वनों की अंधाधुंध कटाई करता तो पेड़ों की जड़ों को नष्ट होने से ढलुआ भाग की उपजाऊ मिट्टी का कटाव बारिश के पानी से बहुत तेजी से होने लगता है। ये कटाव की बात की गई है। प्राकृतिक आपदाएं आपकी कौन कौन सी हैं? प्राकृतिक आपदाओं की बात की जाए तो अचानक से भाई आपका भूकंप आ गया है ना, सुनामी आ गई, भूभाग जलमग्न हो गया, तबाही मच गई, ये आपकी प्राकृतिक आपदाएं। जलाशयों का भी प्रदूषण आपका होता है। जलाशयों में प्रदूषण जैसे केमिकल युक्त गंदा पानी अपशिष्ट है, ये जल में मिला दिया गया। पवित्र नदियां झील आपकी साफ नहीं होती हैं है ना, इसमें केमिकल मिला दिए जाते हैं। और जो उसमें जीव जंतु रहते हैं आपके जलीय जीव, वो सुंदर जलीय जीव भी पूरी तरह से आपके नष्ट हो जाते हैं। ठीक, और भूमंडलीय तापन की मैं बात करूं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करूं तो बड़े बड़े उद्योगों, गाड़ियों, बिजली कारखानों में कोयला, पेट्रोल के अत्यधिक दहन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की मात्रा हवा में बढ़ रही है, जो सूर्य की गर्मी को सोख कर वैश्विक तापमान में निरंतर वृद्धि कर रही है। इसे ही विज्ञान में भूमंडलीय तापन, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब बात करूं मैं पारिस्थितिकी संतुलन की। यदि हमें मानव जाति के भविष्य को सुरक्षित रखना है तो पृथ्वी के सीमित प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन तुरंत रोकना होगा, क्योंकि तभी पर्यावरण संतुलन आप लोग रख सकते हो। स्थल, जल, वायु तीनों परिमंडलों का संरक्षण, बचाव बेहद समझदारी से करना आवश्यक है। देखो, भारत की स्थिति की मैं बात करूं, हमारा महान देश भारत पूरी तरह से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित बहुत ही विशाल भौगोलिक विस्तार और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला दक्षिण एशियाई देश है, जिसकी सीमाएं अत्यंत सुरक्षित हैं। उत्तर की सीमा की बात करूं, भारत की उत्तर सीमा पर प्रकृति के अभेद्य गगनचुंबी बर्फ से ढकी हुई विशाल पर्वत श्रृंखला हिमालय को स्थापित प्राचीन काल से सजग प्रहरी और रक्षक की भांति देश की रक्षा कर रहा है हिमालय। द्वीपीय के बारे में, भारत का दक्षिणी भाग आकार में त्रिभुज की तरह समुद्र की ओर बढ़ा हुआ है। भूगोल के नियमों के अनुसार भूमि का वह विस्तृत भाग या टुकड़ा जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और केवल एक तरफ मुख्य भूमि से जुड़ा हो, उसे प्रायद्वीपीय कहते हैं। ठीक है ना, ये प्रायद्वीपीय की परिभाषा हो गई। जलीय सीमाओं की बात करें भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण इसके पश्चिम दिशा में अरब सागर है ना, और पूरब दिशा में बंगाल की खाड़ी है। इसके बिल्कुल दक्षिण में अत्यंत विशाल हिंद महासागर हिलोरे लेता है। अब बात मैं कर लेता हूं क्षेत्रफल की। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, सटीक रूप से 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो इसे पूरी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% बनाकर विश्व के 7वें सबसे बड़े देश के रूप में स्थापित करता है। ठीक, समझ गए। अब हम बात करेंगे, आपका चैप्टर 6 है हमारा देश भारत के बारे में, जिसकी राजनीतिक और भौतिक विभाजन को एक नज़र यहाँ पर डालते हैं। तो सबसे पहले इसकी वैश्विक स्थिति की बात करते हैं। भौगोलिक अक्षांश देशांतर के ग्रिड के अनुसार भारत पूरी तरह से भूमध्य रेखा के उत्तर में यानी उत्तरी गोलार्ध और ग्रीनविच रेखा के पूर्व में यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का एक अत्यंत प्रभावशाली देश है। एशिया में पड़ता है अपना भारत। ठीक, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो इसका अक्षांश आपका दक्षिण में मुख्य भूमि के अंतिम छोर 8 डिग्री 4 अंश उत्तर अक्षांश कन्याकुमारी से शुरू होकर उत्तर भारत के शीर्ष 37 डिग्री 6 अंश इंद्रकोल लद्दाख तक विस्तृत है। ये मुख्य भूमि का विस्तार, ये अक्षांश। और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो देशांतरीय विस्तार आपके गुजरात के कच्छ के पास 68 डिग्री 7 अंश
पूर्व देशांतर से शुरू होकर पूर्व दिशा में अरुणाचल प्रदेश के अंतिम छोर 97 डिग्री 25 अंश पूर्व देशांतर के मध्य तक फैला। ये देशांतर विस्तार हो गया। कर्क रेखा आपको पता है कि 8 राज्यों से भारत से गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा आपकी होती है, ठीक है ना। 8 राज्य कौन कौन से हैं बताओ। तो पहले तो गुजरात हो गया। जैसे क्रम अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिम से पूरब का क्रम बताओ, ऐसे भारत को बना लिया। पश्चिम में आपका गुजरात पड़ेगा पहले, फिर आपका राजस्थान आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा, आपका बंगाल आ जाएगा, मिजोरम और त्रिपुरा आपका आ जाएगा। मित्र पर गमछा झार इसकी ट्रिक होती है, ठीक है ना। 8 राज्य याद रखना, क्रम पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। अगला पॉइंट देखो, अंतिम दक्षिणी बिंदु कौन सा है? अंतिम दक्षिणी बिंदु आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है, इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर 2004 में भयानक हिंद महासागर की सुनामी आपदा के दौरान ये पूरी तरह आपका जलमग्न हो गया था। और स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। 7516 याद रखना। और स्थलीय पड़ोसी देश आपके हैं 7 हैं स्थलीय पड़ोसी देश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और आपका बांग्लादेश। 7। सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है ना। और सबसे छोटी किसके साथ साझा करता है? तो वर्तमान लद्दाख के पाक अधिकृत पीओके में लगभग 106 किलोमीटर सबसे छोटी हो गई। जलीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं आपके? एक तो श्रीलंका हो गया और आपका मालदीव हो गया। पाक जल संधि आपने सुनी होगी, द्वीपीय देश श्रीलंका के और भारत के बीच में है आपकी पाक जल संधि, जिसको पाक जल संधि बोलते हैं। अगला देखो, अगला यहाँ पर कहता है प्रशासनिक ढांचे की बात करता है। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पता है आपको। राष्ट्रीय राजधानी यमुना नदी के किनारे बसी नगरी नई दिल्ली भारत की आधिकारिक राष्ट्रीय राजधानी है, जिसका निर्धारण देश के केंद्र में होने, प्रशासनिक सुगमता और इसके समृद्ध ऐतिहासिक महत्व के आधार पर किया गया है। राज्यों की गठन की बात की गई है यहाँ पर, भाषा के आधार पर राज्य है आपके, ठीक। राजस्थान सबसे बड़ा है आपका राज्य, जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र भी है, ऐतिहासिक क्षेत्र भी है और बड़ा भी है। और सबसे छोटे की अगर बात की जाए मित्र, सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। शांत और तटीय राज्य है, समुद्र के किनारे का राज्य है, ठीक है ना। पर्यटन दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है आपका। द्वीपीय भाग क्या है दोस्त? द्वीपीय भाग क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि के अलावा इसके 2 मुख्य बड़े द्वीप समूह भी भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। पहला अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप समूह, दूसरा बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये द्वीपीय भाग हो गया। प्रवाल द्वीप क्या है ना? एटोल या कोरल द्वीप। लक्षद्वीप समूह वास्तव में समुद्र के भीतर रहने वाले अत्यंत छोटे मूगों या प्रवाल द्वीपों के कैल्शियम कार्बोनेट युक्त कंकालों के जमाव से बना एक सुंदर है। तो प्रवाल द्वीप कौन सा हो जाएगा? कोरल रिफ। और प्रवाल भित्ति बोलते हैं इसको, है ना, प्रवाल द्वीप। तो आपका कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें हिमालय से जुड़ी हुई मुख्य बातों की। हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिमालय 2 शब्दों से मिला है, हिम प्लस आलय, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ का घर, क्योंकि इसकी ऊंचाई चोटियों साल भर बर्फ से ढकी रहती हैं। हिमालय का वर्गीकरण भी किया गया है। तो उत्तर दिशा की इस विशाल पर्वत श्रृंखला को दक्षिण की ओर बढ़ते हुए 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय, जिसे हिमाद्री बोलते हैं। मध्य में आपका हिमाचल हिमालय और सबसे बाहर आपका शिवालिक है। ये 3 आपके हो गए। अब मैं बृहद ग्रेट हिमालय की बात कर लेता हूँ आपसे। तो हिमाद्री भी बोलते हैं इसको। श्रृंखला आपकी हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। श्रृंखला के सबसे भीतर पूरे विश्व का सबसे ऊंचा प्रसिद्ध पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट और भारत का कंचनजंगा शिखर यहीं पर है, बृहद हिमालय में है। मध्य हिमालय, जिसे हिमाचल या लघु हिमालय बोलते हैं, अत्यधिक सुंदर है, आकर्षक है, स्वास्थ्यवर्धक है, पर्यटन स्थल है। जैसे यहाँ पर पर्यटन स्थल आपका शिमला है, मनाली है, नैनीताल है, मसूरी है। तो कौन कौन चलेगा यहाँ इन जगहों पर घूमने? वो भी आपके मध्य हिमालय में पड़ता है, ठीक। बात करूँ मैं शिवालिक की, जो लास्ट जो बाहरी आपका है,
ये पूरी हिमालय पर्वत श्रृंखला का सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी, भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम ढलान वाला भाग, जिसकी ऊंचाई अन्य श्रेणियों की तुलना में थोड़ी कम है। ये मलबे व कंकड़ों से आपका बना है शिवालिक। अब उत्तर का विशाल मैदान की मैं बात करूं, उत्तर के मैदान की बात कर लेता हूं। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी अनगिनत सहायक नदियों द्वारा लाखों वर्षों तक पहाड़ों से बहाकर लाए गए अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ निक्षेपों के जमा होने से समतल और उपजाऊ मैदान आपके बने हैं। जलोढ़ निक्षेप की बात करूं मैं, ठीक, तो जब नदियां पहाड़ी ढालों से तीव्र गति से नीचे उतरती तो अपने साथ मिट्टी चट्टानों को काट कर लाती हैं। नदियों द्वारा मैदानी भागों में जमा की गई अत्यंत बारीक, महीन एवं खनिज युक्त उपजाऊ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की है, एक आपकी नई है और एक आपकी पुरानी है। देखो, नई को बोलते खादर, नई को बोलते खादर, पुरानी को बोलते भांगर, बांगर या बांदर बोलते इसको, बांगर, भांगर या बांगर बोलते, ठीक है ना, पुरानी वाली को। नई वाली को बोलते खादर, ठीक। कछारी मिट्टी भी बोलते इसको उत्तर प्रदेश के इलाकों में। जनसंख्या का घनत्व कैसा है भारत में? आपको पता है कि उत्तर के विशाल मैदान की भूमि उपजाऊ है, तो वहाँ पर बारहमासी नदियों का पानी उपलब्ध है और क्षेत्र भी समतल है। कृषि भी होती होगी, परिवहन भी बहुत आसान है। इस वजह से मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या आपकी निवास करती है, ठीक है मित्र। अगला देखो, भारतीय महामरुस्थल की मैं बात करता हूँ, डिजर्ट की बात करता हूँ, तो ये राजस्थान के इलाकों में आपका पड़ता है। यहाँ पर अत्यंत शुष्क, गर्म, धूल भरी हवाएं चलती हैं। रेतीला विशाल क्षेत्र है। भूगोल में थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट इसको बोलते हैं, ठीक। प्रायद्वीपीय पठार की मैंने बात आपसे की थी। उत्तर के समतल मैदान के ठीक दक्षिण दिशा में प्राचीन गोंडवाना लैंड की कठोर चट्टानों से यह आपका बना त्रिभुजाकार आकृति का है दक्षिण का पठार, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। धरातल इसका ऊंचा नीचा कटा फटा है। अरावली श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है, आपको पता होगी ना। यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पश्चिमी किनारे पर है। अरावली पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो अत्यधिक अपरदन के कारण एक अवशिष्ट रह गई मित्र। ये अवशिष्ट घिसी पिटी रह गई, नष्ट होती जा रही है। बिंद एवं सतपुड़ा की बात कर लेता हूं आपसे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में मुख्य तौर पे है आपकी, है ना। और यहाँ से आपकी नदी निकलती है कौन सी? नर्मदा और तापी। बिलोक पर्वत यहीं पर आपके बनते हैं। अभी मैं नीचे बात करता हूँ। नर्मदा और तापी नदियों की बात करूँ, है ना, बिंद और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच तंग भ्रंश घाटी, रिफ्ट घाटी से बहकर ये निकलती हैं। और नर्मदा और तापी नदियाँ ये पश्चिम की ओर बहने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, जो डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी, ज्वार नदमुख बनाती हैं और अरब सागर में अपना जल बिखेरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मित्र, याद रखना इसको। बात करूं मैं पश्चिमी घाट की, तो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी किनारे पर तापी नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक फैले हुए ऊंचे पहाड़ों को पश्चिमी घाट, सह्याद्री पर्वत कहते हैं। इसे एक निरंतर और दीवार की तरह खड़ी श्रृंखला के रूप में स्थित है पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या है मित्र? तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट कहा जाता है। पश्चिमी घाट की तुलना में यह श्रेणी बहुत अधिक कटी फटी, कम ऊंची, असमान है, क्योंकि प्रायद्वीप से निकलने वाली बड़ी नदियां से काटकर बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। जैसे चित्र में बना लूं, यहाँ पर आपका पूर्वी घाट, यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट, और ये वाला आपका कटा फटा है, ये थोड़ा आपका सही है। अगला देखो, खनिज भी आपके पाए जाते हैं प्रचुरता में। किस क्षेत्र में? प्रायद्वीपीय पठार में, विशेषकर छोटा नागपुर पठार, झारखंड इलाके में। कोयला, लौह, मैग्नीज, बॉक्साइट ये आपके सब पाए जाते हैं। भारत के खनिजों का भंडार या रूर प्रदेश इसी क्षेत्र को बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को। अब मैं बात करता हूँ तटीय मैदान की, तो तटीय पश्चिम घाट के पश्चिम में अरब सागर के किनारे और पूर्वी घाट के बंगाल के किनारे के घाट अत्यंत उपजाऊ और समतल मैदान है आपके, ठीक। पश्चिमी घाट ये वाला पश्चिमी घाट, तो यहाँ पर ये अरब सागर के बीच मैदानी, काफ़ी सकरे, कम चौड़े, तीव्र ढाल वाले, प्रशासनिक रूप से उत्तरी भाग में कोंकण तट, मध्य में कंकड़ तट और दक्षिण में मालाबार तट में विभाजित है। और पूर्वी तट ये वाला पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े, समतल नदियों द्वारा बनाए गए विशाल डेल्टाओं के कारण अत्यधिक उपजाऊ है आपके। यहाँ उत्तरी सरकार और कोरोमंडल आपका पूर्वी तट में है।
पूर्व वाहिनी नदियां कौन कौन सी हैं? प्रायद्वीपीय भारत के ऊंचे पठारों से निकलकर पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली 4 बड़ी नदी महानदी, गोदावरी जिसे वृद्ध गंगा बोलते, कृष्णा और कावेरी हैं। ठीक। और खाड़ी में ये गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। अब डेल्टा का निर्माण की मैं बात कर लेता हूँ। डेल्टा निर्माण, पूरब की ओर बहने वाली विशाल नदियां समुद्र के करीब पहुंचती हैं तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। गति धीमी होने के साथ वे अपने साथ लाए मलबे को समुद्र तट पर त्रिभुजाकार आकृति में जमा कर देती हैं, जिसे भूगोल में डेल्टा बोलते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है। सुंदरवन डेल्टा है ना, सुंदरवन डेल्टा। भारत की पवित्र गंगा नदी, तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में मिलकर समुद्र में गिरने से पहले पूरे विश्व में सबसे बड़े तेजी से बढ़ते दलदली डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा की आकृति, सुंदरवन डेल्टा की भौगोलिक आकृति विशाल पंखी त्रिभुज जैसी है। इस डेल्टा का नाम सुंदरवन इसलिए है क्योंकि यहाँ सुंदरी के वन पाए जाते हैं मित्र। सुंदरी या मैंग्रोव की वनों की अधिकता है यहाँ पर। वाटरफॉल, जलप्रपात, पहाड़ी क्षेत्रों की कठोर ऊंची चट्टानों के ऊपर जब नदियां अचानक सीधे नीचे की तरफ गहरी खाई में गिरती हैं, बहुत ही सुंदर जलप्रपात बनाते हैं। कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात है। और नर्मदा पर कौन सा जलप्रपात है? धुआंधार। कौन सा? धुआंधार। जबलपुर सिटी में है आपका धुआंधार। ठीक। सुनामी की मैं बात करूं आपसे, समुद्र की गहरी तली या महासागरीय बेसिन के नीचे जब अचानक कोई शक्तिशाली भूगर्भीय भूकंप आता है, उसके झटके समुद्र का पानी ऊपर की ओर तीव्र गति से उठता है, तटों की तरफ विनाशकारी गगनचुंबी विशाल लहरों के रूप में बढ़ता है। जापानी भाषा है सुनामी। सुनामी जापानी शब्द है। राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है? गंगा है भाई। गंगा भारत की कितनी लंबाई इसकी? 2525 किलोमीटर है। पवित्र है, आर्थिक महत्व है इसका, जीवन रेखा है नदी, राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ नदी तंत्रों की, भारत की जलवायु की, मृदा की और वनस्पतियों की। ठीक, समझो मध्य हिमालय के कुछ पॉइंट ऊपर में छूट गए थे, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये विशाल श्रेणी हिमाद्री या वृहद हिमालय के ठीक दक्षिण में स्थित एक समांतर श्रृंखला। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण कश्मीर का श्रीनगर, हिमाचल का शिमला, कुल्लू, चंबा, डलहौजी, उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी, अल्मोड़ा, पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग जैसे अनेक विश्व प्रसिद्ध आकर्षक पर्वतीय पर्यटन स्थल आपके स्थित है। डल झील आपने सुना है ना, डल झील जम्मू कश्मीर की वादियों में पर्यटकों और फिल्मों की शूटिंग के आकर्षण का सबसे प्रमुख कारक है यही आपका डल झील। और डल झील है ना, डल लेक, जो मध्य हिमालय की गगनचुंबी पहाड़ियों और हिमाद्री श्रृंखला के बीच में ये सुंदर कश्मीर घाटी के श्रीनगर शहर में स्थित है। शिवालिक जो कि बाहरी है आपकी, सबसे कम ऊंचाई 900 से 1100 मीटर में है। भारी वर्षा के कारण घने वन है, ढालाव और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पूरी तरह आपकी ढकी हैं। भावर क्षेत्र क्या है बताओ? भावर क्षेत्र, जब हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से निकलने वाली तीव्र नदियां शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। अपने तीव्र वेग के कारण लाए गए बड़े बड़े पत्थरों, कंकड़ों, बोल्डर और बजरी का निक्षेप शिवालिक के पैर के सहारे 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी सकरी पट्टी में कर देती है, जिसे भूगोल में भावर बोलते, भावर क्षेत्र। भावर के नीचे आपका तराई क्षेत्र आता है। और नदियां विलुप्त कहाँ पर होती हैं आपको पता है? नदियां जो विलुप्त होती हैं ये आपके भावर क्षेत्र में होती हैं, जो कि कंकड़ और पत्थर से भावर क्षेत्र बना होता है। ये नदियां यहीं पर आपके विलुप्त होकर के बहने लगती हैं, फिर बाद में ये आगे दिखाई देती हैं। और जैसे ही तराई क्षेत्र आपका शुरू होता है तो नदियां आपकी आ जाती हैं, पुनः नदियां आपकी धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, बहुत नमी वाला है, इसको तराई बोलते हैं। तराई में गन्ना बहुत किया जाता है उत्तर प्रदेश इलाके में, और धान की खेती बहुत की जाती है। ठीक। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित बाघों और बारहसिंगा के संरक्षण के लिए जाना जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इसी प्राकृतिक रूप से समृद्ध, नम और ये तराई क्षेत्र में ही है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी मैदान की लंबाई की बात की जाए, भारत का उपजाऊ मैदान है 2400 किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ है दोस्त, हम ये आपको बता चुके हैं। ठीक, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी है। और आपकी नदी तंत्र क्या है? नदी और उसकी सहायक नदियां हैं जो नदी तंत्र का निर्माण बना करती हैं, किस क्षेत्र में कितना अपना जल बिखेरती हैं, यही आपका नदी है। सहायक नदियां जैसे गंगा की, यमुना है, को गंडक है, ये सब मिलती रहती हैं, ये आपकी सहायक नदी हो गई। ठीक, अब मैं सिंधु की बात करता हूँ आपसे, ठीक है ना। सिंधु
तो इस विशाल नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु नदी, जिसका उद्गम कहाँ से होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा पेपर में। तो तिब्बत का एक पवित्र पठार की जगह है, एक मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है, वहाँ से निकल कर भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होती हुई पाकिस्तान की ओर बहती और अरब सागर में गिरती सिंधु। उसके बाद सिंधु की सहायक नदी की बात करूँ, देखो 5 प्रमुख नदी हैं सिंधु की। एक तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सतलज पर भाखड़ा नागल बांध भी है और चिनाब पर चिनाब भी है आपकी। ये मुख्य आपकी नदियां हैं आपकी, किसकी, सिंधु की। 5 झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और गंगा की बात करूँ, सबसे बड़ी पवित्र नदी, उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री हिमनद से गोमुख स्थान से होता है, भागीरथी बोलते हैं वहाँ पर। आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद गंगा आपकी कहलाती है। गंगा की सहायक नदी बहुत सारी हैं, देखो यमुना सबसे बड़ी है आपकी, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, खतरनाक कोसी जिसे बिहार का शोक बोलते हैं, गोमती, रामगंगा, दक्षिण के पठार से आने वाली सोन नदी सोनभद्र से बहती है। ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं मित्र, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे विशाल नदी तंत्र, इस तंत्र की प्रमुख ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगटुंग हिमनद से होता। तिब्बत के ठंडे पठार पर इसे स्थानीय भाषा में सांगप्पो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगप्पो बोलते हैं। भारत में प्रवेश होता है इस नदी का, ब्रह्मपुत्र का, यूटर्न लेती है ये आपकी नामचा वारपा के पास में, हिमालय के पास में, और ये बहती है बांग्लादेश चली जाती है बहती हुई। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? लुहित जिसे खून की नदी बोलते हैं, दिबांग, सुबनसिरी, मानस, तिस्ता, धनसिरी, ये आपकी सहायक नदी हो जाएगी। सांगप्पो और दिहांग एक ही नदी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम है। तिब्बत के भीतर ब्रह्मपुत्र नदी को सांगप्पो बोलते हैं, जबकि पहाड़ी ढालों से उतरकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है, इसे दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं। ठीक। जमुना, पद्मा बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुना और पद्मा किसे बोलते हैं? जब ये नदियां भारत की सीमा को पार करके पड़ोसी देश बांग्लादेश की समतल भूमि में प्रवेश करती हैं, वहां ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को स्थानीय भाषा में जमुना बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं। और भारत में जब ये आपकी आती है नदी, कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र, तो इसे पद्मा बोलते हैं। पवित्र गंगा नदी को पद्मा बोलते हैं। थार का मरुस्थल आपको बता दिया हूं मैं। अरावली सबसे प्राचीन है आपकी, अवशिष्ट है। सांभर झील कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में है सांभर झील, जो कि खारे पानी की झील है आपकी। ठीक। लूनी नदी इंपॉर्टेंट है, लूनी नदी है ना, एकमात्र नदी, सूखे मरुस्थलीय क्षेत्र की एकमात्र नदी, मुख्य और केवल वर्षा के दिनों में है आपकी एक मौसमी नदी है, लूनी नदी बोलते, जो अरावली के आना सागर से निकलती है, समुद्र तक ना पहुंचकर आगे चलकर गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में या रण क्षेत्र की दलदली भूमि में विलीन आपकी हो जाती है, रण क्षेत्र में विलीन हो जाती है। छोटा नागपुर पठार आपको बताया हूं, झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ क्षेत्र इससे टच में आपके लगते हैं। ठीक। अभ्रक, यूरेनियम, मैग्नीज, लौह अयस्क, कोयला, ये सब कुछ पाया जाता है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब कुछ बता दिया हूँ। बात करते हैं मौसम बीदर की परिभाषा की। किसी स्थान के वायुमंडल में दिन प्रतिदिन या घंटे दर घंटे होने वाला परिवर्तन जो होता है ना, अल्पकालिक, थोड़े समय के लिए, जैसे अचानक तापमान बढ़ गया, वायु दाब कम हो गया, हवा में आर्द्रता आ गई, फिर चली गई, फिर कुछ और हो गया, तुरंत अल्पकालिक को मौसम बोलते हैं। ऋतु किसे बोलते हैं? जब एक ही प्रकार की विशिष्ट वायुमंडल परिस्थिति या मौसमी दशाएं, कड़ाके की ठंड होना, तेज गर्मी पड़ना लगातार 2 से 3 महीने होता, तो उसे ऋतु बोलते हैं मेरे मित्र, ऋतु बोलते हैं। जलवायु दोस्त क्या होता है? ये एक मतलब कि कई दशकों या कई वर्षों का एक औसत होता है। 30 से 35 वर्षों की अवधि में मापी गई मौसम की कुल दशाओं का जो औसत है, उतार चढ़ाव है, उसे क्लाइमेट या जलवायु बोलेंगे। अब भारत की जलवायु कैसी है मित्र? तो भारत की जलवायु संपूर्ण जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब सभी को पता होगा। मेरा नाम कई मित्रों को नहीं पता है, मेरा नाम यहाँ पर लिखा है, ठीक है ना। मैं आपको यूपी टेट एसएसटी ज्योग्राफी पूरा करा रहा हूँ, कंप्लीट निचोड़ करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये सब कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हो 9696400597। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज अवश्य कर लेना, इनको रिवीजन कर लेना पेपर से पहले, और मैं तो करा रहा हूँ आपको। मानसून शब्द की उत्पत्ति
अरबी भाषा के प्रसिद्ध शब्द मौसम से हुई है। किससे? मौसम से आपकी हुई है। ठीक। ऐसी हवाएं जो ऋतु बदलते ही अपनी बहने की दिशा को पूरी तरह 180 डिग्री बदल देती हैं, मानसून है वो। जलवायु निर्धारक कारक कौन कौन से हैं पता है आपको? जलवायु निर्धारक कारक कौन कौन से हैं? तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट कारक। एक तो आपका अक्षांश हो गया, समुद्र तल से ऊंचाई हो गई, वास्तविक दूरी, उच्चावच, ये सब कुछ आपके होते हैं कारक। अत्यधिक गर्म स्थान भारत में कौन कौन से हैं? जैसे राजस्थान, थार का क्षेत्र हो गया, ये बहुत गर्म क्षेत्र है। जैसलमेर है आपका, बाड़मेर, बीकानेर, बहुत यहाँ पर भीषण गर्मी और सूखे इलाकों से संबंधित है। और ठंडे क्षेत्र कौन से हैं मित्र? लद्दाख, जम्मू कश्मीर है ना, कारगिल क्षेत्र, ये आपके बर्फीले व ठंडे क्षेत्र हैं भारत के। आर्द्र समान जलवायु वाले क्षेत्र जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जो आपके समुद्र के निकट लगे हुए हैं, ठीक है ना, वो हैं आपके। सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान आपको पता होंगे, मौसिनराम मेघालय में है, ठीक है ना, तो यहाँ पे घनघोर वर्षा होती है आपकी। 4 प्रमुख ऋतुएं आप सभी को पता है, पहली शीत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, ये आपकी होती है ऋतु। मैं शीत ऋतु की आपसे बात अगर करूं तो भारत में मुख्य रूप से दिसंबर के महीने में शुरू होकर के फरवरी के महीने तक कड़ाके की ठंडी का मौसम होता है, शीत ऋतु बोलते हैं। क्योंकि सूर्य की किरणें आपकी तिरछी पड़ती हैं यहाँ पर। कैसी? सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा के दक्षिण में मकर रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर तिरछी किरणें होती हैं आपके भारत में, तो सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं तो ठंड आपकी पड़ती है। शीत ऋतु का प्रभाव कैसा पड़ता है भाई? तो शीत ऋतु में आपकी रबी की फसल बोई जाती है, आप सभी को पता है। गेहूं, सरसों, चना, मटर आपकी बोई जाती है, मज़ेदार की जाती है, सुहावने ठंडे मौसम होते हैं। ठीक। और गर्मी आ गई भाई, हॉट वेदर सीजन। अभी आप लोग झेल रहे हो ना गर्मी को, झेलो आराम से। ठीक। तो गर्मी का आपको हाल पता ही है। लू हीट वेव, तो दम घोटू, धूल भरी आंधी हवाएं ये चलती हैं, विशेषकर आपके मई और जून के महीने में। लू का ही टाइम है। वर्षा ऋतु, वर्षा तो आ गई एकदम बंगाल की खाड़ी से और अरब सागर से ये तेज चलकर वहीं से आपकी बनती है। यहाँ पर मैं बात करता हूँ आपकी, जैसे पर्वतीय वर्षा हो गई। क्या? पर्वतीय वर्षा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी, जलवाष्प, पूरी तरह से लदी हुई मानसून हवाएं भारत के ऊंचे पहाड़ों जैसे पश्चिमी घाट या हिमालय से टकराती हैं तो ऊपर उठकर ठंडी होती हैं, पूरे देश में व्यापक मूसलाधार वर्षा कराती हैं, जो हमारी भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। शरद ऋतु की मैं बात करता हूँ, अक्टूबर और नवंबर के महीने के दौरान जब उत्तर भारत में तापमान कम होने लगता है, हवाएं अपनी दिशा बदल लेती हैं, देश के स्थलीय भागों में लौटकर वापस बंगाल की खाड़ी की ओर बहने लगती हैं, जिसे भूगोल में मानसून लौटने की ऋतु बोलते हैं, मानसून प्रत्यावर्तन बोलते हैं। लौटते मानसून के दक्षिण पूर्वी तटीय भागों, विशेषकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट और आंध्र प्रदेश के सर्दियों के आरंभ में व्यापक वर्षा होती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनता है पेपर में, ठीक है ना। तो 350 हमने वन लाइनर क्वेश्चन आपको ऐसे ठोस सॉलिड क्वेश्चन कराए, इससे बाहर आपका जो पहला पार्ट है ज्योग्राफी का, फिजिकल ज्योग्राफी है, वो इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो ज्योग्राफी की आपकी वीडियो रहेगी, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना, धरातल, ज्वालामुखी, विश्व का भूगोल वो कराऊंगा और भारत के संसाधन, ये सब कुछ कराऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ठोको नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है ना। और वो मैं प्रोवाइड आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा आपको, अगर आप लोग नोट्स लोगे 299 का कंप्लीट, तो वो ऑलरेडी आप लोग पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे। तो नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर कर लेना। मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है, आपको मेहनत नज़र नहीं आती है क्या? बताओ।